हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम एक और नई प्रेम कहानी लेकर आ गए हैं जिसका नाम है कैसा ये इश्क है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आई ऑन लाइफ क्लब मुंबई। क्लब में 3 लड़कियों का एक ग्रुप एंटर होता है। तीनों ही दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनमें से एक कुछ अलग थी। इतनी खूबसूरत कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। उम्र तकरीबन 20 साल, रंग बिल्कुल गोरा और डार्क ब्लैक आईज, स्ट्रेट नोज जहाँ उसने बीचों बीच पैर्सिंग करवाई हुई थी और एक गोल नोज रिंग पहनी हुई थी। उसने एक वाइट कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी जो उस पर बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे कर्ली बाल जो कमर तक झूल रहे थे, आंखों पर लाइनर, मस्कारा और काजल तीनों लगे थे जो उन हिरनी जैसी आंखों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वो लड़की अपने साथ वाली दोनों लड़कियों का हाथ पकड़कर अंदर आई और सीधा बार काउंटर पर आकर वाइन रिक्वेस्ट की। बारटेंडर ने उसके लिए शॉट बनाए और उन्हें पीकर वो लड़कियां मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ये पहली बार था जब तीनों किसी क्लब में आई थी। ऐसे एक एक कर उन्होंने 2-3 शॉट्स ले लिए थे, जिससे वो तीनों ही हल्के हल्के नशे में थी। अब उनमें से एक लड़की अंशु अपने साथ बैठी लड़की को देखते हुए बोली, यार हम क्लब आ तो गए, लेकिन अगर यहाँ पर भी वही सब हुआ तो कुछ नहीं होगा। पीहू ने कहा, जो दूसरी तरफ बैठी थी। अंशु एक बार फिर से बोली, नहीं यार, तुम जानती हो ना, हम जहाँ भी जाते हैं वो आदमी हमारे पीछे आ ही जाते हैं। हमारे नहीं, इसके पीछे, और इसकी वजह से हमारी भी लाइफ की माँ बहन हुई एक है। पीहू ने उन दोनों के बीच में बैठी हुई लड़की की तरफ देखकर कहा, जो उन दोनों से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बेफिक्र लग रही थी। उसके हाथों में शॉट्स का गिलास अभी भी था। अनाया उन दोनों की तरफ बारी बारी देख कर बोली, जस्ट चिल गर्ल्स, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा कि हम क्लब आए हैं। ज़रूरी तो नहीं हो जो कोई भी है सारा दिन वो मुझ पर ही नज़र रखता रहे। हो सकता है आज उसका ध्यान मुझ पर हो ही ना। अब तुम ये सब छोड़ो और लेट्स डांस। कहते हुए उसने उस ड्रिंक को ख़त्म किया और उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले आई। एक लड़कों की ग्रुप की नज़र उन सभी लड़कियों पर आई तो उन्होंने भी आकर उनके साथ डांस करना शुरू कर दिया। वह तीनों भी उनके साथ डांस कर रही थी। उसी वक्त कुछ आदमी उस क्लब में एंटर हुए जिन्होंने ब्लैक कलर के अपने कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में कुछ हथियार थे। उनके वहां आते ही उस क्लब में अफरा तफरी मच गई। उन तीनों की नज़र भी उन आदमियों पर गई तो उनकी उनकी भी सांसें सूखने लगी, और सबसे ज़्यादा अनाया की। उन्हें वहां क्लब में देख कर वहां नशे में भी झूल रहे लोग पूरी तरह से होश में आ चुके थे और वहां पर भाग दौड़ मच चुकी थी। लोग बाहर की तरफ जा रहे थे और वहां पर काम करने वाला स्टाफ एक तरफ हो रहा था। कुछ ही देर में क्लब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वहां बस अनाया, अंशु और पीहू के अलावा उस क्लब का स्टाफ रह गया था। अंशु अनाया की तरफ देखते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, वो शख्स एक पल के लिए भी तुम पर से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। तुम जहाँ जाओगी उसके आदमी तुम्हारे पीछे वहीं आएंगे। और फिर वह तीनों भी बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन एक आदमी जल्दी से उनके पास आया जिसने एक काफ़ी एक्सपेंसिव बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह अनाया की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अनाया ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर डांस फ्लोर की तरफ देखते हुए बोली, अकेली नाचूं मैं यहाँ पर, बदतमीज कहीं के। इतना कहकर गुस्से से वो एग्जिट की तरफ बढ़ गई। अंशु और पीहू भी उसके साथ ही बाहर आई और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठे। इस वक्त अनाया का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। पिछले 4 सालों से उसकी ज़िंदगी बस किसी और के इशारों से चल रही थी। उसने गुस्से से अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ बढ़ा दी और इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, वरना जहाँ जाती वहीं पर यह सभी आदमी उसका पीछा करते। अनाया के डैड आज सिटी से बाहर गए हुए थे, इसलिए अब वह घर पर अकेली थी और अंशु और पीहू उसके साथ ही रहने वाली थी। वह तीनों घर के अंदर आई और आकर सोफे पर बैठी। इतने में ही एक सर्वेंट अनाया के पास आया और उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोला, ये आपके लिए आया है मैम। उस गिफ्ट को देखकर अनाया की आंखें चमक उठी, जैसे वह जानती हो कि इस गिफ्ट में क्या होगा।
पीहू और अंशु भी जल्दी से उसकी तरफ आई और उसके पास बैठ गई। अनाया ने वह गिफ्ट लिया और फिर उसे देखने लगी। अंशु उस गिफ्ट की तरफ देखते हुए बोली, यार मुझे समझ नहीं आता यह बंदा आखिर चाहता क्या है। तुझे गुस्सा भी दिलाता है तो तेरे गुस्से को शांत कैसे करना है ये भी जानता है। काश कि ये आदमा काश कि ये आदमी मेरा दीवाना होता। सच में मैं तो पागल ही हो जाती। सही में यार, ऐसी दीवानगी किसे नहीं चाहिए होगी। पीहू ने भी कहा। उन दोनों की बात सुनकर अनाया ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और आई ब्लिंक करते हुए बोली, बट ही इज़ माइन। कहते हुए उसने उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन कर दिया था और उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो एक ज्वेलरी बॉक्स लग रहा था। अनाया ने बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ उसे खोला और उसे देखते ही उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। उसके सामने एक डायमंड रिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रही थी। ओह वाओ! पीहू और अंशु दोनों ही एक साथ बोली और उस रिंग की तरफ देखने लगी। अनाया ने उस बॉक्स में से बड़ी ही नजाकत से उस रिंग को निकाला और फिर उसे अपनी मिडल फिंगर में डालते हुए बोली, यार कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। ही एक्चुअली नो मी। तुम दोनों को भी नहीं पता होगा कि ये डायमंड रिंग मैं कब से लेना चाहती थी, लेकिन वो जानता है। ओह गॉड! कैसे? हाउस सिंघानिया इंडस्ट्रीज। आई नो यू माई लिटिल गर्ल। आई नो यू वेरी वेल। एक आदमी ने अपनी फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ उसे अनाया दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस भी। एक शख्स अपने कैबिन में बैठा आराम से अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा था जहां पर एक लड़की नजर आ रही थी और इस वक्त वो खाना खा रही थी। अचानक ही खाना खाते हुए ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागी। वहीं उस लड़की को खाना बीच में ही छोड़कर जाते देख उस आलीशान कैबिन में बैठे लड़के के माथे पर त्योरियां आ गई। उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया, हाथों में पहनी यूरिक सैटेलाइट उसके हाथों की शोभा बढ़ा रही थी। अपना फ़ोन कान पर लगाते हुए कहा, 5 मिनट। वर्मा हाउस में एक डॉक्टर पहुंचाना चाहिए 5 मिनट में। कहते हुए वो अपने कैबिन में से बाहर निकला तो कैबिन के बाहर खड़े बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे ही चलने लगे। उसके पार्किंग एरिया में पहुंचने से पहले ही उसकी रोल्स रॉयल्स कार स्टार्ट खड़ी थी। आगे की सीट पर ड्राइवर बैठा था और एक आदमी ने जल्दी से आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो शख्स भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने अभी तक नहीं गाड़ी स्टार्ट की थी और ना ही कुछ कहा, लेकिन जैसे ही उस शख्स ने कहा, माई लिटिल गर्ल, ड्राइवर ने गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ा दी। वर्मा हाउस। दरवाजे की डोर बेल बजी तो एक सर्वेंट ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने डॉक्टर को देखकर वो हैरान रह गई। उसी वक्त अनाया भी वॉशरूम से बाहर आई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था। शायद उसे फूड पॉइजन हो गई थी। मिस अनाया, उस डॉक्टर ने कहा तो अनाया हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने अभी 2 मिनट पहले ही अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उन्हें आधा घंटा लगेगा और अब 2 ही मिनट में डॉक्टर के सामने सामने होने पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। डॉक्टर ने आकर उसे चेक करना शुरू किया। जब डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे तो अनाया और भी ज़्यादा हैरानी से उन्हें देख रही थी क्योंकि उनका चेकअप करने का तरीका बेहद अलग था। वो उससे थोड़ी दूरी भी मेंटेन कर रहा था और उसे छू भी नहीं रहा था, पर शायद डॉक्टर सेफ्टी के चलते ऐसा करते हैं। तो अनाया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका चेकअप करने के बाद उसे दवाइयाँ देकर वो डॉक्टर वहाँ से चला गया तो सर्वेंट ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अनाया के मॉम डैड अभी भी नहीं आए थे। अनाया रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि एक बार फिर से डोर बेल बजी। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर सर्वेंट ने भी जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट बिजनेस सूट पहना हुआ था। उम्र उसकी तकरीबन 30 साल थी। रंग गेहुआ, आंखें गहरी काली, बाल थोड़े बड़े थे जिसे उसने हल्का सा रबर बैंड में बांध रखा था। कानों में एक ब्लू डायमंड स्टड पहना हुआ था जिसकी कीमत करोड़ों से भी ऊपर की होगी। हाथों में पहनी योर सैटेलाइट वॉच बेहद चमक रही थी और पैरों में पहने महंगे जूते बता रहे थे कि उस शख्स के कदम यूं ही किसी की तरफ नहीं बढ़ते होंगे। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, रुद्रम, आप? यस लिटिल गर्ल। क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए था?
उस शख्स ने कहा, जिसका नाम था रुद्रम सिंघानिया। रुद्रम अनाया की तरफ बढ़ा और उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। कहते हुए रुद्रम अनाया के बिल्कुल करीब आ गया था और उसके इतना ज़्यादा करीब आने पर अनाया की सांसें बढ़ चुकी थी। रुद्रम उसके डैड का बिजनेस पार्टनर था, या यूँ कहें कि आज अनाया के डैड के पास जो कुछ भी था सिर्फ रुद्रम की वजह से ही था। रुद्रम ने ही उन्हें 4 साल पहले एक बिजनेस डील ऑफर की थी, जिसके बाद अनाया के डैड मनीष वर्मा कामयाब होने लगे थे। एक के बाद एक रुद्रम ने उन्हें कई सारी पार्टनरशिप ऑफर भी की थी और आज वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे, इसलिए उनके घर पर भी रुद्रम का आना जाना था। अनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है। अभी डॉक्टर आए थे दवाइयाँ लेकर, तो दवाइयाँ देकर गए हैं और उन्होंने रेस्ट के लिए बोला है। कहते हुए उसने अपना हाथ अपनी पेट पर एक बार फिर से रख दिया था, तो रुद्रम की नज़र उसके पेट पर गई और पेट पर रखे हुए हाथ पर भी। उसकी उंगली में पहनी वो डायमंड रिंग बेहद चमक रही थी। उसे देखकर उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके पेट पर रखा हुआ हाथ बड़ी ही नाजुकता से अपने हाथों में लेते हुए बोला, दिस इज़ ब्यूटिफुल। उसके इस तरह हाथ पकड़ लेने से अनन्या अनाया की सांसें तो थम ही चुकी थी और ऊपर से उसे डर भी लग रहा था, कहीं रुद्रम ने इस रिंग के बारे में पूछ लिया तो वो क्या बताएगी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था ये रिंग उसे किसने दी है। पर रुद्रम उस रिंग को देखते हुए अभी भी मुस्कुरा रहा था। अब वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत रिंग है, कहाँ से ली तुमने? वो मैंने अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी वो जल्दी से कुछ सोचते हुए बोली, मेरी एक फ्रेंड की रिंग है ये, मुझे अच्छी लगी तो मैंने कुछ दिनों के लिए उससे मांग ली। कहकर अनाया ने अपना हाथ पीछे खींच लिया तो रुद्रम ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली। वो उसे देखते हुए बोला, जाओ तुम जाकर रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? मुझे भी जाना होगा, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन जल्द ही तुमसे मिलने वापस आऊँगा लिटिल गर्ल। उसके कहने पर अनाया ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा और फिर अपनी रूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाने के बाद रुद्रम ने अपने हाथ की तरफ देखा, जिस हाथ से उसने अनाया का हाथ पकड़ा था। वो उसे अपने होठों के पास लेकर आया और अपने नाक से उसे स्निफ करते हुए बोला, यू स्मेल सो नाइस लिटिल गर्ल। एंड सच में ये रिंग बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसे तुमने पहना हुआ है, बट अब तुम कभी इसे अपने हाथों से निकाल नहीं पाओगी। कहकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर की तरफ आ गया। अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपनी फ़ोन में अनाया की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन लिटिल गर्ल, आज हमारी इंगेजमेंट हुई है और 3 दिन बाद हमारी शादी होगी, एंड देन यू विल बी माइन माई लिटिल गर्ल। अगले दिन अनाया बिस्तर से उठी और अपनी अधखुली आंखों से अपनी फ़ोन की तरफ देखने लगी। उस पर पीहू का मैसेज आया हुआ था। आज उन तीनों शॉपिंग पर जाने का प्लान था। वो जल्दी से बेड पर से उठी और वॉशरूम में चली गई। पहले उसे शॉपिंग पर जाना था और फिर जल्दी ही घर पर भी आना था, क्योंकि आज उसके मॉम डैड वापस आने वाले थे और उन दोनों के वापस आने का सोच कर ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसका मूड ऑफ था। कुछ ही देर में वो तैयार होकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। उसी वक्त पीहू का फ़ोन आया तो वो जल्दी से घर से बाहर निकली, क्योंकि बाहर कैब में पीहू और अंशु दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। वो तीनों आज शॉपिंग मॉल जाने वाली थी। उसने इस वक्त एक लिलैक कलर का जंप सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। पीहू उसे देखते हुए बोली, यार अगर तेरी दीवानी ने तुझे इस ड्रेस में देख लिया तो उसकी दीवानगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज तो तू सच में बहुत ज़्यादा हॉट लग रही है। अरे ये किस दिन हॉट नहीं लगती, इतनी हॉट लगती है तभी तो वो इसका दीवाना है, अंशु ने कहा और दोनों हंसने लगी। जबकि अनाया तो सिर्फ उस दीवाने के बारे में सोच रही थी, क्या सच में कोई इसका इतना दीवाना हो सकता है कि उसकी हर चीज़ की खबर रखे? पर आखिर ये दीवाना है कौन? कभी सामने तो आए, आखिर वो भी तो देखे। उसे इतना ज़्यादा पैम्पर करने वाला इंसान आखिर है कौन? कौन पिछले 4 सालों से उसके पीछे पीछे घूम रहा है लेकिन उसके सामने नहीं आ रहा? कुछ ही देर में तीनों मॉल में पहुंची और शॉपिंग करने लगी, लेकिन अनाया बहुत कम शॉपिंग कर रही थी। ज़्यादा शॉपिंग पीहू और अंशु ही कर रही थी। अनाया का ध्यान वहाँ एक डमी पर लगी हुई ड्रेस पर गया तो वो उसे हाथ लगाकर देखने लगी। वो काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेस थी। उसकी कीमत
60 से 70 हज़ार के करीब थी, लेकिन अनाया इतनी महंगी ड्रेस खरीद नहीं सकती थी। हालांकि उसके डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनसे अनाया को कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने उस ड्रेस को वहीं पर छोड़ दिया। वो पीहू और अंशु की शॉपिंग देखने लगी। जब उन दोनों ने अपनी शॉपिंग कर ली तो तीनों शॉप से बाहर निकले, लेकिन फिर बिलिंग काउंटर पर बैठे लड़के ने उन तीनों को रोका और अनाया की तरफ 3 बैग बढ़ाते हुए बोला, ये आपके बैग। अनाया ने हैरानी से उन बैग्स की तरफ देखा, जिसमें कम से कम 10 ड्रेसेस थी और उन सब की कीमत लगभग 6 से 7 लाख होने वाली थी। वो उस वो उस लड़के की तरफ देखते हुए बोली, मैंने ये सारी ड्रेसेस नहीं ली, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नहीं मैम, मैं जानता हूँ ये आपने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन ये किसी और ने आपके लिए सिलेक्ट किया है और उन्होंने इसकी पेमेंट भी कर दी है, तो प्लीज़ आप इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। उस लड़के के इतना कहने पर ही अनाया समझ चुकी थी कि ये सब काम किसका है। वो सोच रही थी कि आखिर कौन है वो जो उस पर इतना ज़्यादा नज़र रख रहा है। उसने जल्दी से अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। वो लड़का एक बार फिर से बोला, प्लीज़ मैम, हैव इट। पीहू और अंशु भी उस सारे बैग्स की तरफ हैरानी से देख रही थी। उन दोनों ने अपने लिए सिर्फ कुछ ही कपड़ों की शॉपिंग की थी, जो कि 1.5 लाख की थी, लेकिन अनाया ने तो इतना कुछ बिना खरीदे ही ले लिया था। अनाया ने उन सभी बैग्स को अपने हाथों में पकड़ा और शॉप से बाहर निकल गई, तो पीहू उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, तेरा दीवाना कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता है। पर यार, आखिर ये है कौन? मुझे इससे मिलना है। आखिर ये कैसे जान जाता है कि मुझे क्या चीज़ पसंद आती है? तुम्हें पता है, इस बैग में वो सारी ड्रेसेस हैं जो मुझे पसंद आई थी, पर मैंने खरीदी नहीं। यार सच में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हिम। अनाया थोड़ी एक्साइटमेंट होकर बोली। उसकी बात सुनकर अंशु और पीहू मुस्कुराने लगी। अंशु उसे देखते हुए बोली, अब ये तो नहीं पता कि तेरा दीवाना तेरे सामने कब आएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो जो कोई भी है, बंदा बहुत ज़बरदस्त है, वरना इतनी जल्दी इतना सब कुछ गिफ्ट दे दे, हो ही नहीं सकता। ज़रूर वो बहुत ज़्यादा रिच होगा, और नहीं तो क्या, तेरी तो लॉटरी लग चुकी है, पीहू ने भी कहा, और फिर दोनों एक बार फिर से हंसने लगी। लेकिन अनाया तो बस अपनी इस दीवाने के बारे में सोच रही थी। वहीं सिंघानिया इंडस्ट्रीज रुद्रम अपनी चेयर पर बैठा फ़ोन पर बात कर रहा था। अपने उस आदमी से बात कर रहा था जिसे उसने अनाया पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दी हुई थी, और वो आदमी उसे सभी सपोर्ट दे रहा था कि अनाया को जो जो भी पसंद आया उसने वो सब पैक करवा कर अनाया तक पहुंचा दिया। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, जब तक मेरी लिटिल गर्ल घर के अंदर नहीं जाती तब तक तुम्हारी नज़र उस पर बनी रहनी चाहिए। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद रुद्रम के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपने लैपटॉप पर लगी अनाया की तस्वीर की तरफ देखते हुए बोला, हैव फन माई लिटिल सुगल गर्ल। कुछ देर कैफेटेरिया में बिताने के बाद अनाया, पीहू और अंशु तीनों वापस घर के लिए निकल गए। तीनों कैब में बैठी थीं और बातें कर रही थीं कि अचानक ही उनकी कैब की टक्कर एक गाड़ी वाले से हो गई, जिससे कैब ड्राइवर घबराने लगा। वो जल्दी से बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर ही एक आदमी ने उसे गिरबान से पकड़ लिया और उसे थप्पड़ मारने लगा। ये वही आदमी था जिसकी गाड़ी की टक्कर उसकी कैब से हुई थी। हालांकि उस कैब ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो माफ़ी मांग रहा था, पर सामने वाला आदमी सिर्फ उस पर हाथ उठाया जा रहा था। ये सब देखकर अनाया जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और उस आदमी को धक्का देते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग भी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इन पर हाथ उठाने की? गलती उनकी नहीं, तुम्हारी है। तुम बिना देखे चला रहे थे और अब बदतमीजी भी कर रहे हो। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। एक लड़की को खुद को यूँ धक्का देते देख उस आदमी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया और वो अनाया की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का मारा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, लेकिन अब जान जाओगी। कहते हुए वो अनाया के चेहरे को छूने वाला था, लेकिन वो उसे छूता उससे पहले ही एक शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से घुमाते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया, जिससे उसकी हड्डी टूटने की आवाज़ तक सबको सुनाई दी। गुस्से में वो शख्स अनाया के चेहरे को छूने वाला था, लेकिन वो उसे छूता उससे पहले ही एक शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से घुमाते हुए उसकी पीठ पर लगा दिया, जिससे उसकी हड्डी टूटने की आवाज़ तक सबको सुनाई दी। उसे देखते ही अनाया बोली, मिस्टर अतुल्य, आप?
अतुल्य ने एक नज़र अनाया की तरफ देखा और फिर उस शख्स की तरफ गुस्से से घूरने लगा जिसने अनाया पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। उसका एक हाथ वो पहले ही तोड़ चुका था और उसने उसके दूसरे हाथ को भी एक झटके में ही मरोड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मिस अनाया पर हाथ उठाने की। वो शख्स दर्द से चिल्लाया और फिर गुस्से से बोला, पहले इसने मुझे धक्का दिया था, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। छोड़ूंगी छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुम्हें, अब तुम देखते जाओ। कहते हुए अनाया ने नीचे जमीन पर नजर डाली जहां उसे एक ईंट दिखाई दी। उसने वो ईंट उठाई और सीधा उस शख्स की कार के फ्रंट मिरर पर दे मारी जिससे वो मिरर एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उसके बाद वो उस शख्स की तरफ आई और उसे थप्पड़ मार कर बोली, मेरा तो मन करता है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, लेकिन फिलहाल एक थप्पड़ ही काफी है। इस थप्पड़ को तुम हमेशा याद रखना। गलती तुम्हारी थी, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय तुमने ड्राइवर पर ही हाथ उठा दिया। तो इतनी सजा तो तुम्हारे लिए बनती थी ताकि आइंदा से तुम ऐसी गलती कभी ना करो। लिटिल गर्ल, ये आवाज़ सुनते ही अनाया ने पीछे पलट कर देखा जहाँ पर रुद्रम खड़ा था। उसे देखते ही अनाया के होश उड़ गए। अतुल्य के सामने तो वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन रुद्रम के सामने ऐसी हरकत करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। रुद्रम से तो उसे डर लगता था, जबकि अतुल्य के सामने वो थोड़ी बहुत शरारती कर सकती थी। अतुल्य रुद्रम का राइट हैंड होने के साथ साथ उसका मैनेजर भी था, लेकिन इसके अलावा अतुल्य का एक काम और था और वो था हर पल अनाया पर नजर रखना। रुद्रम ने एक नज़र अतुल्य को देखा और फिर अनाया के पास आकर उसे देखते हुए बोला, इतना गुस्सा लिटिल गर्ल्स के लिए अच्छा नहीं होता। इतना कहकर उसने एक ही झटके में अनाया को अपनी गोद में उठा लिया। तो अनाया एकदम हैरान रह गई। आज पहली बार रुद्रम ने उसे यूँ अपनी गोद में उठाया था। भले ही वो उसके घर आता जाता था और उसके डैड का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन फिर भी वो आज तक उससे दूरी मेंटेन करता आया था। अंशु और पीहू अभी तक सदमे में थी। पहले अनाया ने जो कुछ किया उसे देखकर वो कांप रही थी और अब रुद्रम को देखकर रुद्रम ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर अपनी ड्राइवर को बोला, ड्रॉप द सेफ्टी, पर मुझे भी उनके साथ ही जाना है। अनाया जल्दी से बोली। उसे रुद्रम की गोद में बहुत अजीब सा लग रहा था और वो भी यूं सबके सामने। उसकी बात सुनकर रुद्रम ने उसकी तरफ देखा और एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बोला, कीप क्विट लिटिल गर्ल। उसके ऐसे कहने पर अब अनाया की हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ और कहने की। रुद्रम उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया और फिर पीछे की सीट पर बैठकर पार्टीशन ऑन कर दिए तो ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी वर्मा हाउस की तरफ बढ़ा दी। उसके जाने के बाद एक दूसरे ड्राइवर ने अंशु और पीहू को भी गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो वो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठी और उनकी गाड़ी भी वहां से निकल गई। अतुल्य अभी भी उस आदमी को घूर रहा था जिसने अनाया को छूने की कोशिश की थी। उसने अब अपनी जेब में से एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक काट कर उसके हाथ पर जबरदस्ती रखते हुए बोली, जितने की तुम्हारी गाड़ी है उससे 5 गुना का चेक है ये, जाकर नई गाड़ी ले लेना। वो शख्स अपने हाथों में पकड़े हुए चेक को देखकर एकदम हैरान रह गया। वह चेक 1 करोड़ का था और उस पर जो शाइन थे वो थे रुद्रम सिंघानिया के। वो हैरानी से सिर्फ देख ही रहा था कि अतुल्य पीछे की तरफ हटा, लेकिन फिर वो वापस उस आदमी की तरफ घूमा और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दिया। तो इस बार उस थप्पड़ की आवाज़ वहां पर बहुत ज़्यादा जोर से गूंजी और साथ ही साथ उस आदमी की होंठ भी किनारों से फट गए जिससे खून बहने लगा। अतुल्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिस अनाया ने डिज़ायर की थी कि तुम्हारा मुंह तोड़ने की, तो ये तो बनता था। उस शख्स को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बस उसे देखता रह गया और अतुल्य अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। रुद्रम की गाड़ी में अनाया अभी भी उसकी गोद में बैठी थी। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता मुझे सीट पर बैठाना चाहिए? आप मुझे सीट पर बैठना चाहिए आपकी गोद में। मतलब मैं कुछ अजीब लग रहा आपको? क्यों? मेरी गोद में क्या प्रॉब्लम है लिटिल गर्ल? रुद्रम ने अभी भी बिना एक्सप्रेशन लेस के कहा। एक तो रुद्रम की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसके सामने किसी की आवाज़ तक ना निकले तो बोलना तो दूर की बात थी, पर फिर भी अनाया हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आप मुझे कहते हो लिटिल गर्ल है, लेकिन मैं लिटिल गर्ल हूँ नहीं। आई एम ग्रोन अप नाउ एंड मुझे नहीं लगता मुझे किसी की गोद में बैठना चाहिए। उसकी बात सुनकर रुद्रम मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि अनाया इस वक्त किसी की गोद में नहीं उसकी गोद में बैठी थी और वो किसी से नहीं
और वो किसी में नहीं आता। उसने उसके थाई पार्ट पर हल्का सा हाथ रखा और उसे हल्का सा करते हुए बोला, तुम भले ही जितनी मर्जी बड़ी हो जाओ लेकिन मेरे लिए हमेशा लिटिल गर्ल ही रहोगी। सो जस्ट कीप क्वाइट लिटिल गर्ल। उसके यूं करने पर अनाया को हल्का सा पेन महसूस हुआ, लेकिन रुद्रम के चेहरे की तरफ देखकर उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस चुपचाप उसकी गोद में बैठी रही। कुछ देर बाद वो लोग बर्मा हाउस के बाहर थे। अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी को देखकर अनाया का मुंह बन गया, जो रुद्रम ने अच्छी तरह नोटिस किया। दोनों अंदर आए तो अभिमन्यु वर्मा और नायरा वर्मा दोनों ही हॉल में बैठे थे। दोनों अभी अभी बाहर से आए थे। दोनों एक ट्रिप पर गए हुए थे जिसे अभिमन्यु ने बिजनेस ट्रिप का नाम दिया था, लेकिन अनाया जानती थी कि यह बिजनेस ट्रिप नहीं बल्कि उन दोनों की हनीमून ट्रिप थी। उन दोनों को बिना मिले ही अनाया अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जबकि रुद्रम को देखकर ही अभिमन्यु और नायरा दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए थे। अभिमन्यु ने अनाया की तरफ देखा और बोला, डैड से नहीं मिलोगी प्रिंसेस, और मुझसे भी, नायरा ने भी साथ ही कहा। अनाया उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, डैड आपसे मिले तो मुझे सालों हो गए और आपकी वाइफ से मिलने का अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं। इतना कहकर वो बिना रुके वहाँ से चली गई। उसे जाती हुई देख रुद्रम की होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोला, उफ तुम्हारा गुस्सा माई लिटिल गर्ल। अनाया एक नज़र आरव और नायरा को देखकर वहां से जा चुकी थी। रुद्रम उसे जाते हुए देख हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। अब उसने अपनी नजरें आरव और नायरा पर डाली। वो दोनों भी उसे ही देख रहे थे और अब आरव जल्दी से उसके पास आया और फिर उसे वहां पर बैठने के लिए कहा। रुद्रम वहीं सोफे पर आकर बैठ गया और नायरा अंदर की तरफ चली गई। उसने सर्वेंट को काफी सर्व करने के लिए कहा और खुद अनाया के कमरे में आ गई। अनाया गुस्से में बेड पर बैठी थी। नायरा उसके कमरे में आई तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन नायरा के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। वो अनाया के पास आई और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे, गुस्सा आ रहा है? बंद कीजिए मुझे ये अपना बच्चा कहना, कुछ नहीं लगती आप मेरी, अनाया गुस्से से बोली। उसकी बात सुनकर नायरा मुस्कुराई और बोली, अब तुम मानो या ना मानो, मॉम तो मैं तुम्हारी हूँ, मॉम नहीं स्टेप मॉम। अनाया इस बार और भी ज़्यादा गुस्से में बोली। उसे इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर अब नायरा और भी ज़्यादा हंसने लगी और बेड पर बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता हमारी ट्रिप बहुत अमेजिंग थी, मैंने बहुत इंजॉय किया और आरव आरव ने भी बहुत इंजॉय किया। मुझे ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ यहाँ से चली जाइए, अनाया ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा और अपनी जगह से उठकर अपनी कबर्ड की तरफ बढ़ गई। उसे अपने कपड़े निकालने थे और वॉशरूम जाना था, लेकिन नायरा यहाँ पर किसी और ही मकसद से आई थी। उसने अनाया के हाथों में पहनी हुई वो डायमंड रिंग देख ली थी। वो कबर्ड के पास आई और फिर अनाया के आगे खड़ी होती हुई बोली, तुम्हें मेरी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मेरी प्यारी सी बेटी, लेकिन मुझे इस वक्त एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो उसे हासिल करने से मुझे कौन रोक सकता है। कहते हुए उसने अपना हाथ अनाया की तरफ बढ़ाया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगली में पहनी हुई वो रिंग देखने लगी। नायरा की नजरें अपनी रिंग पर देखकर अनाया को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, सोचना भी मत, ना ही ये मुझे डैड ने लेकर दी है और ना ही इस पर आप दोनों का कोई हक है, तो इसे हासिल करना तो दूर, इसकी तरफ नज़र उठाकर देखना भी मत। कहते हुए अनाया ने अपना हाथ नायरा के हाथों से छुड़वा लिया, लेकिन नायरा नहीं रुकने वाली थी। उसने एक बार फिर से अनाया का हाथ पकड़ा और उसके हाथों से ज़बरदस्ती रिंग निकालते हुए बोली, ऐसे कैसे इसकी तरफ नहीं देखूं? मैंने तो जब से इसे देखा है मेरी नज़रें इस पर अटक चुकी हैं और ये मुझे इतनी पसंद आ चुकी है कि अब जब तक इसे अपने हाथों में नहीं पहन लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कहते हुए वो ज़बरदस्ती उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रिंग शायद अनाया की परफेक्ट साइज़ थी, इसलिए उसके हाथों से आसानी से निकल नहीं रही थी। अनाया उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नायरा ने बहुत कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अनाया रोते हुए बोली, लीव माई हैंड, आई एम गेटिंग पेन। लेकिन नायरा पर कोई फर्क नहीं हुआ, तो वो जबरदस्ती उसके हाथों से रिंग खींच रही थी, जिससे अनाया की पूरी उंगली बेहद लाल हो चुकी थी। उसे सच में दर्द हो रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई, तो नायरा की नज़र वहां पर गई। अपने सामने रुद्रम को देखकर उसकी सांसें सूख गई। वहीं रुद्रम भी अपनी नज़रें
अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। जैसे ही अनाया ने उसे रोते हुए अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा था, बाहर रुद्रम को उसकी आवाज़ सुन चुकी थी, इसलिए वो कमरे के अंदर आने के लिए वहां से उठ चुका था। वो नायरा को घूरते हुए अंदर आया, जबकि अनाया अभी भी अपने हाथ की तरफ देख रही थी जो पूरा छिल चुका था। अब उसने रुद्रम की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर रुद्रम का चेहरा और भी ज़्यादा सख्त हो गया। इज़ एनीथिंग ऑल राइट? वो नायरा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि अनाया वहाँ पर रुकी ही नहीं। उसने जल्दी से अपना कपबोर्ड में से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद तो अब रुद्रम की नज़रें और भी ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वो नायरा की तरफ देखते हुए बोला, बाहर चलिए मिसेस वर्मा, आई नीड टू टॉक टू यू। उसे गुस्से में देखकर नायरा जल्दी से बाहर की तरफ आ गई। रुद्रम ने भी एक नज़र बाथरूम की तरफ देखा और फिर बाहर आ गया। आरव बाहर ही बैठा था और अब नायरा भी उसके पास आ चुकी थी। रुद्रम उन दोनों के सामने आया और पूरे एटीट्यूड में उन दोनों के सामने बैठ गया। दोनों का ही गला इस वक्त बेहद सूख चुका था। रुद्रम आरव की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लगता है मिस्टर आरव कि आप अपनी बीवी की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपके पास कमी है तो मुझे बताइए, मैं कुछ चेयर आपको और दे दूंगा। पर अगर ये बदतमीजी करेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके इस तरह कहने पर आरव डरने लगा था। रुद्रम का ऑरा ही कुछ ऐसा था। वो सिंपल बात भी इस तरीके से कहता था कि सामने वाला डर जाए। उसने गुस्से से घूर कर नायरा को देखा और बोला, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? अब रुद्रम अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरव की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आप दोनों के ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि अब आप लोगों के पास 2 दिन है। 2 दिन बाद मैं अनाया से शादी करने वाला हूँ। आरव भी उसकी बात सुनकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन 2 दिनों में अनाया कैसे मानेगी? रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और अपनी पॉकेट में से एक सिगरेट की डिब्बी निकालकर उसमें से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाते हुए बोला, आई डोंट केयर तुम उसे कैसे मनाओगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, वरना उसके बाद कभी तुम अपनी बीवी की कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर उसने लाइटर आरव की तरफ फेंका तो आरव ने उसे कैच कर लिया और आगे की तरफ बढ़ गया। वो रुद्रम के बिल्कुल करीब आया और लाइटर जलाकर उसके होठों में दबी हुई सिगरेट जलाने लगा और फिर जलाकर थोड़ा सा पीछे होकर बोला, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो ताकि मैं उसे मना। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रुद्रम उसकी तरफ बढ़ा और उसके होठों से सिगरेट निकाल कर धुआं उसके अपने होठों से सिगरेट निकाल कर धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, रुद्रम श्रृंगानिया भीख देता है लेकिन वक्त किसी को नहीं देता। मुझे 2 दिन बाद अनाया चाहिए, मतलब चाहिए। अब इससे ज़्यादा इंतज़ार मैं नहीं कर सकता। ज़बरदस्ती या उसकी मर्ज़ी से आई डोंट केयर बट आई वांट हर। इतना कहकर उसने सिगरेट को एक बार फिर से अपने होठों में दबाया और कस भरकर धुआं आरव के चेहरे पर ही छोड़ दिया। अब उसने एक नज़र नायरा की तरफ देखा और फिर उस सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंक कर पैरों से मसल दिया और वहां से चला गया। रुद्रम के जाने के बाद आरव ने नायरा को घूरा और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों गई अनाया के पास? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें नहीं पसंद करती, तो क्यों जाती हो उसके पास? उसकी बातें सुनकर नायरा भी उसे घूर रही थी और अब गुस्से में वहां से चला गया। तो नायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं मैं भी। तुम्हारी नकचढ़ी बेटी को जब तक गुस्सा ना दिला दूं मुझे ठंडक नहीं मिलती। और रही बात की रुद्रम से शादी की, तो ये शादी तो होकर रहेगी। जब तुम्हारे उस चिड़िया को रुद्रम के जाल में रहना पड़ेगा तो उसे फड़फड़ाते हुए देख मुझे बहुत मजा आएगा। अनाया गुस्से में थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और रोने लगी क्योंकि उसका हाथ अभी भी लाल था और कब रोते रोते उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उसका फ़ोन बजा तो वह उठी। उसने अपने फ़ोन पर देखा जहाँ पीहू का फ़ोन आ रहा था। नींद में ही उसने फ़ोन उठा लिया, लेकिन सामने से कही गई बात सुनकर उसकी आंखें पूरी खुली की खुली रह गई। पीहू उसे अक्षित के बारे में बता रही थी। अक्षित उससे मिलना चाहता था। अक्षित अनाया के साथ ही कॉलेज में था, लेकिन उसका सीनियर था। अनाया को उस पर क्रश था और आज जब पीहू ने बताया कि अक्षित खुद उससे मिलना चाहता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से बेड पर से उठी और तैयार होने लगी क्योंकि अक्षित ने उसे 12 बजे कैफ़े कॉफ़ी डे में बुलाया था। वो अभी अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि आरा उसके कमरे के अंदर आया और उसे देखते हुए बोला, तुम कहीं जा रही हो क्या प्रिंसेस?
प्लीज़ डैड, मुझे प्रिंसेस कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपका प्यार सिर्फ एक दिखावा लगता है और मुझे दिखावटी चीज़ों से बहुत नफरत है। और रही बात मेरे कहीं जाने की, तो मुझे नहीं लगता आपको ये जानने की ज़रूरत है। आप अपनी वाइफ मिसेस वर्मा पर ध्यान दीजिए, कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने कैब बुक करवा रखी थी। कैब में बैठकर वो कैफे कॉफ़ी डे के लिए निकल गई। उसकी बर्मा हाउस से निकलती ही दो गाड़ियां उसके पीछे पीछे चल दी। एक में बॉडीगार्ड थे तो एक में अतुल्य मेहरा। गाड़ी स्टार्ट होती ही उसने रुद्रम को फ़ोन लगाया, तो इस वक्त अपने ऑफिस के लिए अपने घर से निकल रहा था। दरवाजे पर खड़ी एक औरत ने उसे रोका, तो उसने उसे घूर कर देखा, जिससे वो औरत जल्दी से चुप हो गई। उसे नज़रअंदाज कर रुद्रम बाहर निकला और गाड़ी में बैठते हुए फ़ोन रिसीव किया। अतुल्य ने उसे बताया कि अब अनाया अभी अभी घर से निकली है। रुद्रम ने फिलहाल उसे सिर्फ अनाया को फॉलो करने के लिए कहा। अगर कोई इशू भी हो तो वो पहले उससे कांटेक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही उसने अनाया की कैफ़े कॉफ़ी डे के बाहर रुकती हुई देखी, उसने एक बार फिर से रुद्रम को फ़ोन किया और फिर अंदर के भी नज़ारे के बारे में बताया, जहां अनाया अक्षित के सामने बैठी थी और दोनों एक दूसरे को काफ़ी मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अभी अभी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया था। इतना जानकर रुद्रम का चेहरा गुस्से से भर चुका था। उस उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी वापस घुमाने के लिए कहा। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी। अक्षित अनाया के सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथों में एक छोटी सी डिब्बी थी। उसे देखते हुए अनाया मुस्कुरा रही थी। अक्षित ने उस छोटी सी डिब्बी में से एक गोल्ड की रिंग निकाली और फिर उसे पहनाने के लिए अनाया से उसका हाथ मांगा, तो मुस्कुराते हुए अनाया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन पहले ही उसने अपनी रिंग फिंगर में एक रिंग पहनी हुई थी। उसने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वो रिंग निकली ही नहीं। ये वही रिंग थी जो रुद्रम ने 2 दिन पहले उसे गिफ्ट की थी। उसने अनाया से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो अनाया ने अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अक्षित उसके हाथ को छूता उससे पहले ही बाहर से एक जोर से आवाज़ आई, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। अनाया एकदम से डर कर सहम गई और अक्षित के हाथों में वो जो रिंग थी नीचे गिर गई। दोनों ही बाहर दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जहां से कुछ धुआं जैसा नजर आ रहा था। शायद काफी नजदीक ही कोई ब्लास्ट हुआ था। अक्षित ने अपने हाथों से गिरी रिंग उठाने के लिए नजरें नीचे की, लेकिन उसे वो रिंग कहीं दिखाई नहीं दी। अनाया का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर अक्षित मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और बोला, सॉरी बेबी गर्ल, शायद आज ये प्रपोजल अधूरा रहना था, बट डोंट वरी, बहुत जल्दी तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा। अभी वो बात कर ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन बजते ही उसका चेहरा परेशानी से भर गया, क्योंकि उसके डैड का फ़ोन था और वो उसे जल्द से जल्द अपने पास बुला रहे थे। उनकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर अक्षित जल्दी से बाहर से निकल गया, तो अनाया बस उसे देखती रह गई। लेकिन फिर भी वो बिल काउंटर के पास गई और बिल पे करने लगी, तो काउंटर पर बैठे लड़के ने मना कर दिया, ये बोलकर कि पेमेंट पहले से हो चुकी है। उसे याद था कि अक्षित ने पेमेंट नहीं की थी, क्योंकि वो पेमेंट करने के लिए उठा ही नहीं था। कन्फ्यूज सी होती हुई वो अक्षित को फ़ोन करने का सोचते हुए बाहर की तरफ आई, लेकिन अभी वो बाहर निकल ही रही थी कि एक शख्स की उसके साथ टक्कर हो गई और उसका फ़ोन नीचे गिर गया। उस शख्स ने अगले ही पल उसके फ़ोन पर अपना पैर रख दिया और उसे ज़ोर से दबा दिया, तो अनाया गुस्से से चिल्लाई। उस शख्स ने सॉरी कहा और फिर आगे बढ़ गया, तो अनाया एकदम से हैरानी से उसे देखती रह गई। उसका फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी टूटे हुए फ़ोन को देखकर उसे रोना आ रहा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो नया फ़ोन ले सके, और अक्षित का नंबर, अब वो उसका नंबर दोबारा कैसे लेगी। उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अभी बाहर निकली कि एक शख्स फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे उसकी टक्कर होते होते रह गई। लेकिन उसने जब नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा तो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं, रुद्रम खड़ा था। उसे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप यहाँ? हाँ मैं। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? रुद्रम ने एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। अनाया हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, बस ये कैफ़े आपके हिसाब से नहीं है। तो अनाया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो
कैफे काफी छोटा था और रुद्रम जैसे इंसान के लिए यहाँ आना सच में ताज्जुब की बात थी। उसकी बात सुनकर रुद्रम मुस्कुराया और बोला, जरूरी नहीं है मैं हर बार लग्जरियस होटल्स में जाऊं। कई बार ऐसे कैफे में भी कॉफी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तुम यहीं पर हो तो क्या हम दोनों कॉफी पी सकते हैं? अनाया का मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। उसका कॉफी पीने का तो मन छोड़ो, फिलहाल गुस्से से वो पागल हो रही थी, लेकिन रुद्रम के सामने तो वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए उसे बेमन से ही हाँ बोला और उसके साथ अंदर आ गई। तो उसे देखते हुए रुद्रम मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मुझे अपना दीवाना बनाकर तुम किसी और की दीवानी कैसे हो सकती हो माय लिटिल गर्ल? तुम्हारे दिल पर ही नहीं, तुम्हारे जिस्म पर भी सिर्फ मेरा हक है और तुम किसी और की रिंग अपने हाथों में कैसे पहन सकती हो? बहुत बड़ी गलती की है तुमने आज, जिसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी माय लिटिल गर्ल। मन ही मन कहते हुए उसका चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। वहीं अनाया रुद्रम के सामने बैठी अपनी कॉफी पी रही थी और रुद्रम की नज़रें उसके चेहरे पर बनी हुई थी। अनाया उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी और उसकी नज़रों को इतना ज़्यादा गहरा खुद पर पाकर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रही थी। लेकिन रुद्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम गंभीर थे। वह अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। अब वो उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी कोई फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन है क्या? उसके सवाल से अनाया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अचानक से ही वेडिंग डेस्टिनेशन का सवाल सुनकर वो हैरान हो गई थी। वो बोली, हाँ, लेकिन आपको क्यों जानना है? रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। फिलहाल तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मुझे वो गोबा बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि जब भी मेरी शादी हो तो वो एकदम डेस्टिनेशन वेडिंग हो और उसके लिए मुझे गोवा बहुत पसंद है। अनाया अनाया की आंखों में एक चमक लिए बोली, और आउटफिट? रुद्रम ने पूछा। तो अनाया झट से बोली, सव्यासी। ऐसे ही एक एक कर रुद्रम ने उसे कई सारे सवाल पूछे और अनाया चहकते हुए उसका जवाब देती रही। खत्म हो गई। अब रुद्रम ने अचानक से कहा। तो अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रुद्रम मुस्कुराते हुए उसके हाथों से कॉफी कप लेकर बोला, खत्म हो गई कॉफी। अनाया झेप गई। वो अपनी जगह से उठी और बोली, अब चलो, मैं बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। रुद्रम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा तो अनाया अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। रुद्रम उसे जाते हुए देख बोला, बहुत ही सिंपल सी चॉइस है तुम्हारी माय लिटिल सुगल गर्ल। डोंट वरी, जब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी चॉइस और तुम्हारा स्टैंडर्ड दोनों अप हो जाएंगे। फिलहाल के लिए सब यस जी, व्यंग से कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और उस कप की तरफ देखने लगा जहां अनाया के होठों से लिपस्टिक छप चुकी थी। उसने उसके होठों की जगह पर अपने होठ रखे और फिर कुछ पल बाद अपने होठों को हटाकर उस कप की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्द इस कॉफ़ी की जगह अपने लबों से तुम्हारे लबों को छूंगा। वहीं अक्षित अपने डैड के पास पहुंच चुका था। अभी वो ऑफिस में थे और एक मेडिकल टीम उनका चेकअप कर रही थी। उन्हें मिनी अटैक आया था। अभी कुछ देर पहले ही उनके पास एक मेल आई थी कि रुद्रम सिंघानिया ने उनके सभी शेयर्स को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस चौपट हो चुका है। अनाया घर पहुंची तो आरव उसका इंतजार करता हुआ मिला। उसके कमरे में जाने से पहले ही आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी डैड, अनाया ने उन्हें नज़रअंदाज करते हुए कहा। आरव वो गुस्से में आ गया। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, लेकिन मुझे करनी है और तुम्हें भी मेरी बात सुननी होगी, वरना वरना क्या डैड, मुझे भी मारेंगे आप, जैसे मेरी मॉम को मार दिया? अनाया चीखते हुए बोली तो आरव ने उस पर हाथ उठा दिया। उसके हाथ का निशान अनाया के गाल पर छप चुका था। उसकी पांचों उंगलियां उसके गाल पर साफ दिखाई दे रही थी और आरव अभी भी गुस्से से कांपता हुआ उसे देख रहा था और अनाया रोते हुए उसे देख रही थी। उसी वक्त नायरा वहां पर आई और अनाया की तरफ देखते हुए बोली, बदतमीजी करना तो कोई तुमसे सीखे। अनाया अभी भी आंखों में आंसू लिए आरव की तरफ देख रही थी, लेकिन अब नायरा की तरफ देखकर और उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वो चिल्लाते हुए बोली, और किसी की जिंदगी बर्बाद करना कोई आपसे सीखे। अनाया! आरव एक बार फिर से गुस्से से गरजा। एक बार फिर से उसका हाथ हवा में था और उसकी अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें अनाया पर टिकी हुई थी। अनाया मुस्कुराई और भर्राए हुए गले से बोली, डैड, आपने प्रूफ कर दिया कि आप सच में सिर्फ और सिर्फ इस औरत से प्यार करते हैं। एक बार पहले आपने
इनके लिए मेरी मॉम को मार दिया और अब शायद इनका निशाना मैं हूँ, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेट यू, आई हेट यू। कहते हुए वो एक बार फिर से घर से बाहर की तरफ दौड़ गई तो उसे देखते हुए आरव ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और वहीं नायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अनाया रोते हुए घर से बाहर आई और पैदल पैदल चलने लगी। इस वक्त उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी। ना ही उसके पास अपना फ़ोन था और ना ही पैसे, क्योंकि भले ही आरव जितना मर्जी टॉप बिजनेसमैन हो, लेकिन वो अनाया को खर्चे के लिए बहुत कम देता था, या यूँ कह लो कि बिल्कुल ना के बराबर देता था, क्योंकि नायरा उसे कुछ देने ही नहीं देती थी। पैदल चलते हुए वो काफ़ी दूर तक आ चुकी थी और अब उसके पैर भी दर्द होने लगे थे। इस वक्त वो एक बीच के पास थी। वो वहीं पर आई और एक पत्थर से लगकर बैठ गई और सामने पानी की लहरों को देखने लगी। जितना वो सामने की तरफ देख रही थी उतना ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए ही बोली, आई मिस यू मॉम। आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? और अगर जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाती, लिटिल गर्ल। एक आवाज़ सुनकर उसने बड़ी ही हैरानी से पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां रुद्रम खड़ा था। रुद्रम को अपने सामने देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रुद्रम का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था। उसे देखते हुए अनाया ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम उसे रोते हुए देखे। रुद्रम उसके पास आया और उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो लिटिल गर्ल? मैं बस, अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वहीं रुद्रम का दिमाग तो उसके चेहरे पर छपी हुई उंगलियों के निशान को देखकर ही खराब हो चुका था। वो उसके और भी ज़्यादा करीब आया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम कुछ परेशान लग रही हो लिटिल गर्ल, सब ठीक तो है ना? अगर वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक ही अनाया उसके सीने से लग गई और उसकी पीठ पर अपने हाथ रखते हुए रोने लगी। उसको अचानक उसके सीने से लग जाने से रुद्रम एकदम हैरान रह गया। उसके हाथ हवा में ही थे। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थे। मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग हर, अनाया ने रोते हुए बोली। उसने अनाया को खुद से हल्का सा अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, डोंट क्राई लिटिल गर्ल। उसके चुप करवाने से अनाया चुप हो रही थी, पर रुद्रम के जबड़े तो गुस्से से कसे हुए थे। वो मन ही मन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल सुगल गर्ल पर हाथ उठाने की, मिस्टर आरव शर्मा? हाउ यू हाउ यू आर गॉन। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। अब उसे एक अलग बेचैनी हो रही थी। ना जाने कैसे वो रोते हुए उसके सीने से लग गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैं खुद चली जाऊंगी रुद्रम, आप रहने दीजिए। रुद्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, तुम मेरे साथ चलोगी लिटिल गर्ल, और अब तुम अपने घर नहीं मेरे साथ रहोगी, सिंघानिया मैंसन रहोगी। उसकी बात सुन अनाया अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखती रह गई। वो जल्दी से बोली, पर मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ रुद्रम? मेरा मतलब है मैं आपके घर कभी गई नहीं, और फिर मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं घर चली जाऊँगी। कहते हुए अनाया ने अपने गालों से अपने आंसू साफ किए तो उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई, क्योंकि अभी भी उसे अपने गाल पर दर्द महसूस हो रहा था और उसकी आह सुनकर रुद्रम की मुठ्ठियां कस चुकी थी। वो अनाया की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है लिटिल गर्ल, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन फिलहाल तो तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो। मैं रात को तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। आई होप तुम्हें इससे इससे तुम्हें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अनाया उसे कैसे भी मना कर सकती थी। वैसे भी ना ही उसके पास कोई बहाना था और ना ही रुद्रम के सामने उसकी जुबान खुलती थी। वो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गई तो रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी सिंघानिया पैलेस की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठते ही अनाया को कल की बात याद आई, जब रुद्रम ने उसके हाथ पर रखा था और हल्का सा प्रेस किया था। उसे एक अजीब सी सनसनी पूरे शरीर में महसूस हुई। वो रुद्रम से कुछ दूरी बनाकर बैठी थी, लेकिन रुद्रम की नज़रें उससे दूर नहीं थी। सिंघानिया पैलेस एक आलीशान महल भी अगर सिंघानिया पैलेस को कहा जाए तो कम होगा। 10 एकड़ से भी ज़्यादा जगह में फैला हुआ सिंघानिया पैलेस बहुत ही ज़्यादा नायाब था।
पैलेस के पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में बैठी अनाया की धड़कन एकदम से तेजी से बढ़ गई। आज वो पहली बार सिंघानिया पैलेस आई थी। एक गार्ड ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो रुद्रम बाहर आया और बाहर आकर उसने अपना हाथ अनाया की तरफ बढ़ाया तो अनाया की सांसें सूखने लगी। रुद्रम का रुतबा उसकी सोच से भी बेहद ऊपर था और उसका उसे इस तरह से ट्रीट करना भी उसे असमंजस में डाल देता था। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर वो गाड़ी से बाहर आई और सामने सिंघानिया पैलेस की तरफ देखने लगी। इस पैलेस की आज तक उसने सिर्फ तस्वीरें देखी थी और उन तस्वीरों में जितना खूबसूरत ये पैलेस लगता था, हकीकत में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। वो एक पल के लिए बस सिंघानिया पैलेस को देखती रह गई। बाहर की तरफ बने तरह तरह के गार्डन, स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया और पार्टी एरिया दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। उसका हाथ पकड़कर रुद्रम उसे अंदर की तरफ लेकर आया, जहाँ सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दे रहा था। अनाया इस वक्त कांप रही थी, जो रुद्रम को भी महसूस हो रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? हाँ, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उसने रुद्रम के हाथ की तरफ देखते हुए कहा, ताकि वो उसका हाथ छोड़ दे। लेकिन रुद्रम उसका हाथ छोड़ने नहीं वाला था। वो उसे लेकर अंदर आया तो अनाया की आंखें फैल चुकी थी। जितना सिंघानिया पैलेस बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। रुद्रम के दादा हर्षवर्धन सिंघानिया वहीं हॉल में बैठे थे। रुद्रम अनाया के साथ उनकी तरफ आया तो अनाया ने उन्हें नमस्ते किया। माया सिंघानिया, जो रुद्रम की दादी थी, वो भी वहां पर आई और अनाया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी तो अनाया ने उन्हें भी नमस्ते किया। रुद्रम उसे उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की आई जो रुद्रम से कुछ बड़ी लग रही थी। दिखने में वो कुछ 32 से 33 साल की लग रही थी। उम्र के साथ साथ उन्होंने अपनी खूबसूरत को भी काफ़ी मेंटेन कर रखा था। सौंदर्य बजाज उस लड़की का नाम था। वो अनाया की तरफ देखते हुए मुस्कुराई तो अनाया ने भी उसे हेलो कहा, लेकिन उसके अलावा उन दोनों के बीच कोई और बात होती उससे पहले ही रुद्रम एक बार फिर से अनाया का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट की तरफ लेकर चला गया। सिंघानिया पैलेस टोटल 5 फ्लोर पर था और इस वक्त अनाया और रुद्रम टॉप फ्लोर पर थे। दोनों एक कमरे में थे, जहां अनाया खड़ी कमरे को देख रही थी और रुद्रम बाहर बालकनी की तरफ था। अनाया उसे देखते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे इस वक्त अपने घर जाना चाहिए। आपने कहा था कि रात को आप मुझे ड्रॉप कर देंगी और अब रात होने ही वाली है, तो प्लीज़ आप ड्राइवर को बोलकर मुझे घर पर ड्रॉप करवा दीजिए। इस वक्त उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रुद्रम का उसके साथ होना उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसकी नज़रें, उसकी शख्सियत, उसका ऑरा बहुत अलग था, जिससे उसके आसपास रहना भी अनाया को एक घुटन की तरह लगता था। ऐसा नहीं था कि रुद्रम से उसे नफरत थी या चिढ़ थी, वो बस उसके साथ अनकंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। वो बस उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती थी। जब वो उनके घर पर आता था तो वो उससे थोड़ा बहुत बात कर लेती थी, लेकिन इसके अलावा उसके दिल में रुद्रम के लिए कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसके डैड के बिजनेस पार्टनर थे। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है लिटिल गर्ल, तुम कुछ देर यहीं पर रुको। अभी वो कह ही रहा था कि रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। एक सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्रम ने उसकी तरफ देखा तो सर्वेंट ने आकर टेबल पर सारा खाना लगा दिया, जिसमें चाय कॉफ़ी जूस स्नैक्स और फ्रूट सब कुछ था। अनाया ने खाने की तरफ देखा और फिर रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, ये रूम आपका है क्या? नहीं लिटिल गर्ल, मेरे रूम में तो तुम 2 दिन बाद जाओगी। रुद्रम मुस्कुरा कर बोला। उसकी बात सुनकर अनाया हैरानी से उसे देखती हुई बोली, मतलब छोड़ो और खाना खाओ। आज सुबह से ही तुमने सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी है, उसके अलावा और कुछ नहीं खाया, रुद्रम ने कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर आया। अनाया हैरानी से उसे देख रही थी। उसे कैसे पता कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया? हाँ, उसने कॉफ़ी उसके साथ पी थी तो उसे पता हो सकता है, लेकिन बाकी उसने कुछ नहीं खाया, ये बात उसे कैसे पता? उसे सोफे पर बिठाने के बाद उसके हाथों में जूस का गिलास पकड़ाते हुए रुद्रम बोला, तुम कुछ देर यहीं पर इंतजार करो, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ तुम्हें बर्मा हाउस छोड़ने के लिए, लेकिन तब तक तुम्हें अच्छे से ये चीज़ें फिनिश करनी है। उसने फ्रूट और स्नैक्स की तरफ देखते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वो उस रूम से भी चला गया था, लेकिन उस रूम से बाहर आते ही उसका चेहरा एकदम गुस्से से कांपने लगा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वो तेज कदमों से बढ़ते हुए सिंघानिया पैलेस से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर बर्मा हाउस की तरफ निकल गया। वो अनाया को
सिंघानिया पहले सिंघानिया पहले इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसे अनाया के बर्मा हाउस जाने से पहले खुद वहां जाना था। आखिर अपनी लिटिल गर्ल को दिए दर्द को वो ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। उसका बदला लेना तो सबसे ज़रूरी था। उसकी गाड़ी वर्मा हाउस के बाहर आकर रुकी तो अंदर हॉल में बैठे आरव की सांसें सूख गई। वो हॉल में ही गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और उसे गुस्सा किसी और पर नहीं खुद पर ही आ रहा था। कैसे उसने अनाया पर अपना हाथ उठा दिया, ये जानते हुए कि अगर रुद्रम को इस बारे में पता भी चला तो रुद्रम उसका हाल बुरा कर देगा। नायरा आराम से सोफे पर बैठी हुई अपना फ़ोन चला रही थी। रुद्रम दरवाजे से अंदर आया। उसकी नज़रें आरव पर ही थी। आरव से देखते हुए मुस्कुराया और बोला, आइए रुद्रम जी, मैं भी आपसे मिलने की सोचा ही। अभी वो बोल ही रहा था कि एकदम से उसकी सांस रुक गई क्योंकि रुद्रम उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और उसे गुस्से से घूर रहा था। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रुद्रम की 5 उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी थी। वो सीधा जाकर सोफे पर गिरा तो नायरा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथों से उसका फ़ोन नीचे गिर चुका था। रुद्रम उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसको गिरबान से पकड़ खींचकर अपने सामने लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी लिटिल गर्ल पर हाथ उठाने की। मैं बाप हूँ उसका। आरव मिमियाते हुए बोला तो रुद्रम गुस्से से चीखा और फिर उसे धक्का देकर एक बार फिर से सोफे पर गिराते हुए बोला, खैर मना उसका बाप है तू, वरना खैर मना उसका बाप है तू, वरना अभी तक तू जमीन के ऊपर नहीं जमीन के नीचे होता। रुद्रम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ज़्यादातर वो अपने एक्सप्रेशंस और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता था, लेकिन जहाँ बात उसके लिटिल गर्ल की आ जाती थी वो सब कुछ खोने लगता था, फिर चाहे उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल हो या फिर अपने दिमाग पर। उसके इस गुस्से से चिल्लाने से तो आरव की और भी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। नायरा भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। रुद्रम उन दोनों को गुस्से से देखते हुए बोला, आइंदा अगर मेरी लिटिल गर्ल की तरफ अपनी नज़रें भी उठाई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें अपने टुकड़ों पर पाल सकता हूँ तो तुम्हारे टुकड़े करने में भी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। कहते वक्त उसकी आंखें किसी शैतान की तरह जल रही थी और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल था। गुस्से में आग की तरह कहर बरसाता हुआ रुद्रम बर्मा हाउस से जा चुका था। उसके जाता ही नायरा आरव के पास आई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी जहाँ पर रुद्र की 5 उंगलियां छप चुकी थी। उसे देखते हुए उसने बेचारा सा मुंह बनाया तो आरव गुस्से से उसे देखने लगा। सिंघानिया पैलेस। रुद्रम के जाते ही एक सर्वेंट उस कमरे में आई जहां पर अनाया थी। उसने आकर उसे बताया कि बाहर ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा है तो अनाया ने राहत की सांस ली। उसने सामने की तरफ देखा जहां पर खाना अभी भी वैसा ही रखा था। इस कमरे में इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि भूख लगने के बाद भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सिर्फ जूस पिया था जिसका गिलास अभी भी उसके हाथों में था। उसने गिलास नीचे रखा और फिर उस सर्वेंट के साथ बाहर आई। वो अभी उस कमरे से बाहर निकलकर ग्राउंड फ्लोर पर आई ही थी कि सौंदर्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अनाया हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगी लेकिन सौंदर्या ने उसे आवाज़ लगाकर रोका। अपने नाम को सुनकर अनाया के कदम रुक गए। वो पलटकर सौंदर्या की तरफ देखने लगी तो सौंदर्या चेहरे पर गुरूर भरे एक्सप्रेशन लिए उसकी तरफ बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम अनाया वर्मा हो ना। अनाया ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया तो सौंदर्या हल्का सा हंसी और बोली, अब मुझे समझ में आया कि रुद्रम वर्मा इंट्रोड्यूस में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। रुद्रम वर्मा इंडस्ट्रीज में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, अनाया ने कहा। सौंदर्या एक बार फिर से एटीट्यूड से मुस्कुराई और बोली, तुम काफ़ी खूबसूरत हो, काफ़ी चालाक भी। अब अनाया को उसकी बातें टोंट लगने लगी थी, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही वो सर्वेंट एक बार फिर से बोली, मैम रुद्रम सर का ऑर्डर है कि आप वक्त पर घर पर चली जाएं। सर्वेंट की बात सुन अनाया ने एक नज़र फिर से सौंदर्या की तरफ देखा जिसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा और उस सर्वेंट के साथ बाहर आ गई। बाहर आते ही वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी बर्मा हाउस के लिए निकल गई। उसे सौंदर्या की बातें बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिलहाल उसने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक बार फिर से आरव का उसे थप्पड़ लगाना याद आने लगा था। वो बर्मा हाउस पहुंची और गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर दरवाजे पर अपना कदम रखा किसी ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई। वो एक कॉरियर बॉय लग रहा था। अनाया ने हैरानी से कॉरियर बॉय की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ आई तो उस कॉरियर वही ने
उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ाया और बोला, ये आपके लिए है मैम। बट मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं। अनाया हैरानी से उस पैकेज को अपने हाथ में लेकर बोली, जो एक बॉक्स था। अब उसने वो बॉक्स ऑफिस से उस कॉरियर बॉय की तरफ बढ़ाया और बोली, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, तो ये मेरा नहीं है। नहीं मैम, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, उस कॉरियर बॉय ने कहा और फिर जल्दी से वहीं से चला गया। तो अनाया बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। एक बार फिर से उसे अपना अनजान दीवाना याद आने लगा था। उसने उस पैकेट की तरफ देखा और मन ही मन बोली, कहीं उस दीवानी ने तो ये नहीं भेजा। सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ चुकी थी। वो उस बॉक्स को लेकर अंदर आई और सीधा अपने रूम में चली गई। अनाया ने अंदर आकर वो बॉक्स अपने बेड पर रखा और फिर अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। कुछ देर सावन लेने के बाद वो वापस बाथरूम से बाहर आई और बेड की तरफ आ गई। उसकी नज़रें एक बार फिर से उस गिफ्ट बॉक्स की तरफ थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोली, खोल कर देखूं या नहीं। वहीं रुद्रम वापस सिंघानिया पैलेस आ चुका था। अब वो सीधा अपने कमरे में आया। उसका दरवाज़ा उसके ही फिंगरप्रिंट से खुलता था। उसके अंदर आते ही लाइट अपने आप ऑन हो गई और पूरे कमरे में रोशनी बिखर गई। लेकिन उस कमरे में रोशनी के साथ साथ एक चीज़ और पूरी जगह पर फैली हुई थी और वो थी अनाया की मौजूदगी। उस कमरे की हर एक दीवार पर अनाया की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी और साथ ही साथ बेड के साइड टेबल पर भी उसकी छोटी सी तस्वीर रखी हुई थी। हर एक तस्वीर में वो अलग पोज देती हुई दिखाई दे रही थी। किसी में मुस्कुराती हुई तो किसी में घूर कर देखती हुई, किसी में खुद को फ्लॉन्ट करती हुई तो किसी में कुछ खाती पीती हुई। यकीनन वो कमरा बेहद आलीशान और खूबसूरत था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि उन दोनों में से ज़्यादा खूबसूरत क्या है, वो कमरा या अनाया की वो तस्वीरें। कमरे में आते ही रुद्रम ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और शर्ट निकाल कर एक तरफ रख दी। अब उसकी 42 इंच ब्रांड साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने होठों को गोल कर अपनी ही सीने पर हल्की सी हवा छोड़ी और फिर अनाया की तस्वीरों को देखते हुए आईने के सामने आया। जैसे ही वो आईने के सामने आया, ऐसा लगा जैसे अनाया उसके बिल्कुल साथ खड़ी हो, लेकिन ऐसा था नहीं। बिल्कुल पीछे दीवार पर अनाया की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अगर कोई आईने में देखे तो ऐसा ही लगता था जैसे खुद अनाया आईने के सामने खड़ी है। दोनों को एक साथ आईने में देखकर रुद्रम मुस्कुराया और फिर बिस्तर पर आ गया। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसे इंतजार था किसी बात का, लेकिन अभी तक वो चीज़ हुई नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पूरे 10 मिनट हो चुके थे अनाया को उस बॉक्स को घूरते हुए देखकर, लेकिन अभी तक उसने उस बॉक्स को खोला नहीं था। उसे इंतजार था पीहू और अंशु का। वो उन दोनों के सामने ही उसी वक्त उस बॉक्स को खोलना चाहती थी, लेकिन अब उससे और ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। पूरी रात उस बॉक्स के साथ बिताना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो जल्दी से जल्दी उसे खोलकर देखना चाहती थी। आखिरकार उसने वो बॉक्स अपने हाथ में उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। अनाया उन दोनों के सामने ही उस गिफ्ट को खोलना चाहती थी, लेकिन अब उससे और ज़्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। पूरी रात इस गिफ्ट बॉक्स के साथ बिताना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो जल्दी से जल्दी उस बॉक्स को खोलना चाहती थी। उसने उसका गिफ्ट रैप निकाला तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने एक फ़ोन बॉक्स था। वो आईफोन 70 प्रो मैक्स गोल्ड प्लेटेड था और उसके साथ ही एक फ़ोन कवर भी था जो डायमंड प्लेटेड था। उस कवर पर रियल डायमंड लगे हुए थे। अपने सामने उस फ़ोन को और कवर को देखकर एक पल के लिए तो उसकी सांस ही थम गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके सामने एक ब्रांड न्यू आईफोन है, और वो भी डायमंड्स कवर के साथ। हाँ, वो जानती थी कि उसका दीवाना उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव और कीमती गिफ्ट देता था, लेकिन ये वाला कुछ खास था क्योंकि अभी उसका फ़ोन टूटे कुछ ही वक्त हुआ था और फिर उसके अलावा और किसी को नहीं पता था कि उसका फ़ोन टूट चुका है। वो सोच ही रही थी कि ये कोई इत्तेफाक है या सच में उस दीवाने ने उस पर इतनी ज़्यादा नज़र रखी हुई है। उसने उस फ़ोन को स्विच ऑन किया और फिर उसे देखने लगी। उसके अंदर सिम भी थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम, जो अपने फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था, नोटिफिकेशन आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने फ़ोन का मैसेज बॉक्स खोला और एक मैसेज टाइप किया, दिस वन इज़ स्पेशली फॉर योर वुड बी वाइफ। एक अननोन नंबर से मैसेज आते ही अनाया एकदम हैरान रह गई। उसके हाथों की फ़ोन
उसके हाथों से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसने मैसेज ओपन किया तो उसकी हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वुड बी वाइफ लिखा देखकर उसके दिल में एक अलग ही सनसनी सी दौड़ गई। वो मुस्कुराई और उस मैसेज की तरफ देखते हुए बोली, कभी सामने तो आया नहीं और ख्वाब शादी की देख रहा है ये जनाब। खैर, थैंक यू फ़ोन के लिए, क्योंकि इसे रखने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई नीड इट बैडली। फ़ोन की तरफ देखकर वो एक बार फिर से मुस्कुराई और फिर बिस्तर पर आकर आराम से लेट गई। अब उसके दिमाग में उसके दीवाने की ना जाने कितनी ही तस्वीरें घूम रही थी। कैसा दिखता होगा? टैल, परफेक्ट बॉडी, हैंडसम, हॉट। न जाने कितनी ही देर वो अपने दिमाग में कितनी ही तरह की छवि अपने दीवाने के लिए बनाती रही। वहीं सिंघानिया पैलेस में दूसरी तरफ रुद्रम की नज़रें अपने ही सामने लगी अनाया की तस्वीर पर टिकी थी। अब उसने टेबल पर रखी हुई अनाया की तस्वीर उठाई और उसे बेड पर अपनी बगल में रख दिया और फिर खुद भी करवट लेकर उसकी तरफ चेहरा कर लेट गया। उसकी नज़रें अभी भी अनाया की तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसने अपना हाथ उस तस्वीर पर रखा और बोला, सिर्फ कल का दिन, और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ सिर्फ तस्वीर में नहीं हकीकत में होगी। यू विल बी माइंड, योर हार्ट, योर बॉडी, एवरीथिंग विल बी माइंड फॉर एवर। कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर आराम से आंखें बंद कर लेट गया। अनाया भी सुकून से सो चुकी थी, इस बात से अनजान कि सिर्फ एक दिन और फिर उसकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। सुबह अनाया की आंखें खुली और एक बार फिर से वो अपनी फ़ोन की तरफ देखने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी ब्रांड न्यू फ़ोन ले लेगी, बट उसके दीवाने ने उसके लिए पॉसिबल कर दिया था। उसने अपने सोशल अकाउंट चलाए और फिर उसमें से पीहू और अंशु दोनों को कांटेक्ट किया, क्योंकि उन दोनों के नंबर भी उसके पास नहीं थे। नाश्ता करने के लिए वो रूम से बाहर आई और डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई, जहां आरव और नायरा पहले से ही नाश्ता कर रहे थे। उन्हें देखते हुए वो व्यंग से मुस्कुराई। वो भी इस घर की सदस्य थी, लेकिन कभी उसे खाने पर बुलाया भी नहीं जाता था। उसने अपनी प्लेट में खाना लिया और फिर दूसरी तरफ जाकर बैठकर आराम से खाने लगी। नायरा उसे देख रही थी और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोली, बहुत एटीट्यूड है ना तुम में, सिर्फ एक दिन और उसके बाद तुम्हारा ये सारा एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। जहाँ तक मैं रुद्रम को जानती हूँ, भले ही वो तुम्हारा दीवाना हो, लेकिन तुम्हारे लिए उसकी दीवानगी सिर्फ और सिर्फ दर्द से भरी होगी, और तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलने वाला है। खाना खत्म होने के बाद अनाया वापस अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन आरव ने उसे रोक लिया और बोला, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। कहिए। अनाया ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तो आरव उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच में अनाया उसकी बात सुनेगी। वो कंफर्म करते हुए बोला, तुम सच में मेरी बात सुनने वाली हो ना? इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है डैड, वरना कल एक थप्पड़ लगा था, हो सकता है आज दो थप्पड़ लग जाए, उसने नायरा की तरफ देखते हुए कहा, जबकि अनाया ने अपने ही गाल पर अपना हाथ रख लिया, क्योंकि उसे रुद्रम का आरव को मारा हुआ थप्पड़ याद आ गया था। अपनी बात कहते वक्त अनाया की आंखों में नमी आ गई थी, लेकिन आरव ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बोला, मुझे तुम्हें बताना था कि कल तुम्हारी शादी है और तुम। वॉट? अनाया उसकी बात बीच में ही काट कर हैरानी से बोली, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और कल ही तुम्हारी शादी है, तो तुम्हें अपनी तरफ से कोई तैयारी? नो वे, मुझे कोई शादी नहीं करनी, अनाया एक बार फिर से उसके बाद बीच में काट कर बोली। अब आरव थोड़ी शक्ति से बोला, लेकिन सब कुछ फिक्स हो चुका है और अब तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। उसके बाद सुनकर अनाया हल्का सा हंसी और बोली, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप कहेंगे और मैं शादी कर लूंगी? शादी है डैड, कोई खेल नहीं, जिसका जब मन आए खेल ले। वो नायरा की तरफ देख कर बोली, तो नायरा गुस्से से देखने लगी। चाहे खेल समझकर खेलो या फिर शादी समझकर, अच्छे से खुद को तैयार करो, आई डोंट केयर, लेकिन कल तुम्हारी शादी होकर रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है, आरव ने कहा। तो अनाया बस उसकी तरफ देखते ही रह गई। वो एक बार फिर से हंसी और बोली, आपके लिए खेल होगा डैड, लेकिन मैं इसे कोई खेल नहीं समझती, मैं कोई शादी नहीं करूंगी और ये मेरा फैसला है। इतना कहकर वो वहां पर जाने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपने सामने खींचा। अपने डैड की बात सुनकर अनाया एक बार फिर से हंसी और बोली, आपके लिए खेल होगा डैड, लेकिन मैं इसे कोई खेल नहीं समझती
और मैं कोई शादी नहीं करूँगी, चाहे आप कुछ भी बोलें, और ये मेरा फैसला है। इतना कहकर वह फिर से जाने लगी, लेकिन आरव ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपने सामने खींचा। वो अब बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें यह शादी करनी ही होगी, वरना भूल जाना कि मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता है। उसकी ये बात सुनकर तो अब अनाया की हंसी और भी ज़्यादा तेज हो चुकी थी। वो भी उसे देखते हुए बोली, आपको लगता है कि मुझे याद होगा कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है? मुझे बेशक से याद भी हो, लेकिन आप तो ये बात कब से भूल चुके हैं, क्योंकि अगर आपको ये बात याद होती तो आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती करते ही नहीं। बट लीव इट, आपको जो करना है आप कीजिए, मुझसे रिश्ता रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, लेकिन मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ। इतना कहकर उसने आरव से अपना हाथ छुड़ाया और वापस अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन फिर जाते जाते रुकी और एक नज़र नायरा को देखते हुए बोली, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप लोगों के लिए हर रिश्ता एक बिजनेस डील ही है, इसलिए मुझे भी अपना जैसा बनाने की सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी सोच ऐसी बिल्कुल नहीं है डैड। वो क्या है ना, भले ही खून में आपका ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर संस्कार मेरी मॉम के हैं, जिन्होंने मुझे रिश्तों की कीमत लगानी नहीं सिखाई। उसकी बात ने ना सिर्फ नायरा की बल्कि आरव की भी आंखें बड़ी कर दी थी। वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अब अनाया वहां पर नहीं रुकी और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे के अंदर जाते जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नायरा आरव के पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अब तुम क्या करोगे? अगर अनाया नहीं मानी तो रुद्रम हमें किसी लायक नहीं छोड़ेगा तो रुद्रम अनाया को भी नहीं, उसे किसी भी हाल में अनाया से शादी करनी है, और रुद्रम को जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके रहता है। आरव ने कुछ सोचते हुए कहा। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। रुद्रम अपने आलीशान कैबिन में बैठा था। अतुल्य ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आया। रुद्रम ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो अतुल्य ने बोलना शुरू किया, गोवा में सारी तैयारियां कर दी गई हैं बॉस। शादी के मंडप से लेकर आप दोनों के लिए रिजॉर्ट तक की सारी तैयारियां हो चुकी है, और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था। बस आप मुझे बता दीजिए कि प्राइवेट जेट कब तक तैयार रखना है। आज रात 9 बजे तक, रुद्रम बिना किसी भाव के बोला। अतुल्य ने हैरानी से देखा और बोला, पर बॉस, आपने तो मिस्टर आरव को 2 दिन का वक्त दिया है, तो 2 दिन का वक्त कल खत्म होगा ना, तो फिर आज ही अब मिस अनाया के साथ। रुद्रम ने अपना लैपटॉप ऑन किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है अतुल्य कि अपनी लिटिल गर्ल को पाने के लिए मैं उस आरव के भरोसे बैठा रहूंगा? मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी लिटिल गर्ल को मैं खुद मनाऊंगा। और अगर मिस अनाया नहीं मानी तो? अतुल्य ने पूछा। तो रुद्रम ने एक बार फिर से नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी नजरें बहुत इंटेंस थी। चेहरा एकदम सख्त हो चुका था और सांसें एकदम गहरी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तक उसने सिर्फ रुद्रम को देखा है, अब वो अपनी दीवानी को देखेगी। ये बात करते वक्त उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। रुद्रम अब एक बार फिर से अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा, और काम करते हुए ही उसने अतुल्य से कुछ कहा, जिसे सुनकर अतुल्य की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। वो बोला, लेकिन बॉस, इससे तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, और आपका भी। बात मेरी लिटिल गर्ल की हो तो पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करता। रुद्रम बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला। पर ऐसा भी हो सकता है ना बॉस कि शायद मिस्टर आरव मिस अनाया को मना ले। क्या फिर भी आप ऐसा करेंगे? उसका सवाल सुनकर रुद्रम के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये सज़ा उसे इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि वो मेरी लिटिल गर्ल को मना नहीं पाया, बल्कि इसलिए दी जा रही है क्योंकि उसने मेरी लिटिल गर्ल को तकलीफ दी। अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। कहते हुए रुद्रम का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। उसकी आंखों के सामने अनाया का चेहरा था, जिस पर उसने आरव की 5 उंगलियां छपी हुई देखी थी। उसकी बात सुनकर अतुल्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर ओके बॉस कहकर वहां से चला गया। बाहर आते ही उसने अपने फ़ोन से एक फ़ोन मिलाया और आरव वर्मा की 2 फैक्ट्रियों को आग से तबाह करने के ऑर्डर दे दिए। रुद्रम ने उसके जाने के बाद अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें इस वक्त 11 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली और बोला, सिर्फ 10 घंटे और लिटिल गर्ल, उसके बाद तुम मेरी बाहों में होगी।
वहीं कमरे में आने के बाद अनाया ने अपने आंसू साफ किए और खुद से ही बोली, आज तक मेरे दिल में एक उम्मीद थी डैड कि शायद आप किसी दिन तो मेरे डैड होने का फ़र्ज़ निभाएंगे, लेकिन आज सारी उम्मीदें टूट गई। और जब रिश्ता और उम्मीदें दोनों ही टूट जाए तो हम साथ होकर भी साथ नहीं होते, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। कहते हुए ही उसने अलमारी में से अपना सूटकेस और कपड़े निकालने शुरू कर दिए थे। उसने अपना सामान पैक किया और बाहर की तरफ आई, जहाँ आरव और नायरा दोनों खड़े थे। उसके हाथों में सूटकेस देखकर उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अनाया ने उन दोनों से कुछ नहीं कहा और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसे उम्मीद थी कि आरव उसे रोकेगा, लेकिन जब आरव ने उसे नहीं रोका तो उसकी बची कुछ उम्मीद भी टूट गई और वो घर से बाहर निकल गई। उसे जाते देख नायरा मुस्कुराई और बोली, अब मिला मुझे सुकून, फाइनली अब सब कुछ मेरा हुआ। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकलकर तुम सिंघानिया पैलेस पर लाज करोगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ तो मैंने तुम्हारे लिए वो जाल बिछा रखा है जहाँ से निकल पाना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब जब तुम उस जाल से निकलने की कोशिश करोगी तो सिवाय दुख को जख्म देने के और कुछ नहीं कर पाओगी। जब आरव ने अनाया को नहीं रोका तो अनाया की बची कुची उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो घर से बाहर आ गई। उसने पहले ही कैब बुक करवा रखी थी। कैब में बैठकर वो पीहू के घर के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ उसके जाते ही आरव के पास फोन आया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है। आग लगने का सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। अभी तक वह सब में से बाहर नहीं आया था कि उसी वक्त उसे एक और कॉल आई कि उसकी दूसरी फैक्ट्री में भी आग लग चुकी है। अब वह समझ गया था कि आग किसने लगाई। नायरा के भी होश उड़ चुके थे। आरव गुस्से में कांप रहा था, ये जानते हुए कि ये आग किसने लगाई है। वो कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि उसे तो फिक्र हो रही थी कि अब अनाया के यहाँ से चले जाने के बाद उसके साथ और क्या क्या होगा। भले ही उसका बिजनेस टॉप पर था, लेकिन उस बिजनेस पर उसका हक कुछ भी नहीं था। सारे शेयर रुद्रम के पास थे और वो किसी भी वक्त उसे बिल्कुल कंगाल कर सकता था। वो गुस्से से बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया रुद्रम, बहुत गलत किया तुमने। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिसकी हर एक तकलीफ से तुम्हें तकलीफ होती है। अनाया के घर के बाहरी अतुल्य ने अपनी आदमी खड़े कर रखे थे, तो उसे उसके वहां से जाने का पता चल चुका था। उसने रुद्रम को बताया, लेकिन रुद्रम ने उसे कुछ भी ना करने के लिए कहा। वो जानता था कि अनाया कहाँ जाएगी, इसलिए बस उसने उसका ध्यान रखने के लिए कहा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अनाया पीहू के घर पहुंच चुकी थी और उसके आने से पहले अंशु भी वहां पर आ चुकी थी। अनाया ने पीहू को फ़ोन करके अपने आने के बारे में बता दिया था और पीहू ने ही अंशु को बुलाया था ताकि वो दोनों उसका मूड ठीक कर सके। उनके साथ कुछ वक्त बिताकर अनाया का मूड तो ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो तो वहां से आ चुकी थी, लेकिन अब उसे किसी और बात की फिक्र हो रही थी। शाम का वक्त हो चुका था। पीहू ने उसे तैयार होने के लिए कहा। तैयार होने का सुनकर अनाया ने हैरानी से उसे देखा तो पीहू मुस्कुराते हुए बोली, आज फिर से क्लब चलते हैं। अब तो वैसे भी तुम आज़ाद हो चुकी हो। क्लब जाने का सुनकर अनाया ने मुंह बनाया और बोली, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे जल्दी ही खुद के लिए एक जॉब ढूंढनी होगी, वरना तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत, तेरा दीवाना है ना। आज आज तक उसने कभी तुझे किसी चीज़ की कमी होने दी है? जब होने देगा तो अब होने देगा, अंशु ने कहा। दीवाने का जिक्र सुनकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, ना जाने कब तक वो दीवाना मुझसे छुपता रहेगा। मुझे उसे देखना है, उससे मिलना है। आखिर मैं भी तो जानूं कौन है वो जो मेरा इतना कदर दीवाना है, इस कदर। उसकी बात सुनकर पीहू की आंखों में चमक आ गई। उसने उससे कुछ कहा, जिसके बाद अनाया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और अंशु के चेहरे पर भी। कुछ ही देर में तीनों तैयार हुई और एक बार फिर से क्लब के लिए निकल गई। कैब से बाहर निकलकर अनाया, पोहो, पीहू, अंशु तीनों क्लब के अंदर आई और आते ही अपने आसपास देखने लगी। अनाया ने वाइट टॉप और डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे। वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। आज उन तीनों ने एक प्लान बनाया हुआ था। अंदर आते ही उसकी नज़र एक शख्स पर गई और उसे देखते हुए तीनों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर वहाँ से वो बार काउंटर की तरफ बढ़ गई। उन तीनों ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे तीनों को ही नशा होने लगा था और सबसे ज़्यादा अनाया को ही, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी। जिन लड़कों की तरफ उन्होंने देखा था उनकी नज़रें उन पर ही थी बनी हुई थी। उनमें से एक लड़का घूर घूर कर अनाया को ही देख रहा था। ड्रिंक करने के बाद तीनों डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर आ गई। डांस करते हुए भी लड़कों के एक ग्रुप ने आकर उन तीनों के साथ डांस करना शुरू कर दिया।
अनाया मुस्कुराते हुए उन लड़कों के साथ डांस कर रही थी। उसके कदम के साथ साथ उसकी आंखें भी नशे में झूम रही थी। उसकी नज़रें अपने आसपास भी घूम रही थी। उसे तलाश थी अपने उस दीवाने की, जिसके दिल में उसे किसी और के साथ डांस करते हुए देख आग लगने वाली थी। लेकिन फिलहाल उसे वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अब वक्त था अपने प्लान को आखिरी कदम पर लेकर जाने का। उसने अपने सामने खड़े लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और फिर दोनों ही एक तरफ जाने लगे। वो लड़का जो अनाया के साथ रूम तक आया था वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन अनाया ने अब अपने कदम रोक लिए और पीछे की तरफ देखने लगी। वह लड़का उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ? चलो ना रूम में। हमें रूम में सच में नहीं जाना, सिर्फ यहाँ तक ही आना था, उसने उस लड़के से कहा। लेकिन उसकी नज़रें अपने पीछे की तरफ थी, जहाँ से वो किसी को आते हुए देखना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पर मुझे तो अब रूम में जाना है, उस लड़के ने कहा। तो अनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अनाया उसे देखते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन? उसका सवाल सुनकर उस लड़के ने अनाया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचकर उसके गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, तुम मेरा मतलब अच्छे से जानती हो बेबी गर्ल। यू नो, बेनिफिट्स इंजॉय करेंगे और सुबह होते ही सब भूल जाएंगे, पर अगर तुम कंटिन्यू करना चाहो तो। कहते हुए उसका हाथ अनाया की गर्दन तक आ चुका था। उसका ये बदला हुआ रंग देखकर अनाया एकदम से हैरान रह गई। उसने खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन अभी उसने उसे हल्का सा धक्का ही दिया था कि उस लड़के ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाने लगा। अनाया चिल्ला रही थी और उसके सीने पर अपने हाथ से मार रही थी, लेकिन ना ही कोई उसकी चीखें सुनने वाला था और ना ही उस लड़के को कोई फर्क पड़ रहा था। उसने पहले से ही शायद सभी तैयारियां कर रखी थी। वो दरवाजा खोलकर अनाया को अभी कमरे के अंदर लेकर आया ही था कि उसने सामने बेड पर एक शख्स को आराम से लेटा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर वो हैरान हो गया और फिर रूम नंबर की तरफ देखने लगा। पहले उसे लगा शायद वो गलत रूम में आ गया, लेकिन रूम नंबर तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस शख्स को देखकर अनाया की आंखें एकदम बड़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर सुकून भी उतर गया था। सामने कोई और नहीं, रुद्रम ही था। उस लड़के ने अनाया को अपनी गोद से उतारा और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। रुद्रम, आप? अनाया बोली और उसकी तरफ बढ़ी। रुद्रम भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। उस लड़के ने अनाया को अपनी गोद से उतारा और रुद्रम की तरफ देखते हुए बोला, कौन हो तुम? रुद्रम, आप? अनाया बोली और उसकी तरफ बढ़ी। रुद्रम भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। अनाया के मुंह से रुद्रम का नाम सुनकर उस लड़की के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसके बारे में अनाया पता लगवाना चाहती थी? हालांकि रुद्रम का नाम सिर्फ मुंबई शहर में ही नहीं, पूरी दुनिया में हर किसी के लिए जाना पहचाना था। लेकिन वो लड़का रुद्रम को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो दूर दूर तक ये नहीं सोच सकता था कि इतनी बड़ी शख्सियत इस तरह से उसके सामने आ सकती है। अनाया रुद्रम के पास आ गई और फिर उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, ये लड़का मेरे साथ बदतमीजी। पर तुम इसके साथ क्या कर रही थी लिटिल गर्ल? उसके रुद्रम ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा तो अनाया के होश उड़ गए। अब वो उसे कैसे बताती कि इस लड़की को उसने ही हायर किया था अपने दीवाने के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि वो जो कोई भी है अगर उसे ऐसे किसी लड़की के साथ देखता तो ज़रूर सामने आता, पर वो तो नहीं आया। ऊपर से ये लड़का ही अनाया के साथ ज़बरदस्ती करने पर आ चुका था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए सहमी हुई बोली, वो मैं ये छोड़ो कि ये यहाँ क्या कर रही थी, बल्कि इस बारे में बात करो कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद तुम्हारे बारे में ही पता लगाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन अब मेरे पास एक ऑफ़र है। कहते हुए वो लड़का रुद्रम की तरफ बढ़ा तो ऑफ़र वर्ड सुनकर ही रुद्रम की भौहें तन गई। उसकी बात सुनकर अनाया भी डरने लगी थी, कहीं रुद्रम के सामने उसके दीवाने की बात आ गई तो। अभी वो डरते हुए सोच ही रही थी कि रुद्रम ने उस लड़के को गिरबान से पकड़ा और फिर एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। एक ही तमाचे से उस लड़की के होंठों से खून बहने लगा था और रुद्रम के हाथों की 5 उंगलियां उस पर छप चुकी थी। अनाया तो अब और भी ज्यादा डर गई। उसके कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतना ज्यादा जोरदार थप्पड़ लगने से वो लड़का बिस्तर पर गिर चुका था। रुद्रम ने उसे गुरबान से पकड़कर वापस ऊपर की तरफ खींचा और अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, रुद्रम, सिंघानिया के सामने एक एक शब्द सोच समझ कर बोलना पड़ता है, और तुमने जो कहा उसके बाद तो तुम सारी जिंदगी अब कुछ और कह नहीं पाओगे। कहते हुए उसने उस लड़की को
जोर से धक्का दिया। उसी वक्त अतुल्य दरवाजे से अंदर आया और उस लड़के को घसीटते हुए वहां से ले गया। ये सब देखकर अनाया डर भी रही थी और हैरान भी हो रही थी। सबसे पहला डर उसे यही था कि रुद्रम के सामने सच्चाई ना आ जाए, और दूसरा हैरानी ये कि रुद्रम यहाँ पर कैसे आया। उसने रुद्रम से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे देखते हुए उसके करीब आया। उसे अपने करीब महसूस कर अनाया का गला सूखने लगा। एक बार फिर से हिम्मत कर कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रुद्रम ने उसकी कमर पर अपने हाथ रखे और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके यूं अपने करीब खींचने से अनाया और भी ज़्यादा हैरान हो गई। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। आज तक रुद्रम ने कभी उसे इस तरीके से अपने करीब नहीं किया था। वो उसके चेहरे की तरफ देख रही थी और रुद्रम की नज़र अपने हाथों में पहनी हुई घड़ी पर थी, जिसमें 9 बजने वाले थे। अनाया खुद को उससे थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। बाहर मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रही हैं। उन्हें उनके घर पर ड्रॉप कर दिया जाएगा, रुद्रम ने कहा और उसकी कमर पर अपना हाथ थोड़े और ज़्यादा कस दिए। उसकी गहरी नज़रें अनाया के चेहरे पर थी। अनाया कसमसाते हुए बोली, लेकिन मुझे भी उनके साथ उनके घर पर ही जाना है। वो अभी भी खुद को रुद्रम की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्रम का ऑरा ही ऐसा था कि उसे उससे डर भी लगता था और हिचकिचाहट भी होती थी। लेकिन जितना वो खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही रुद्रम उसे अपने करीब करते हुए कस रहा था। अब उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम उनके साथ नहीं जाओगी। सॉरी मिस्टर रुद्रम, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा सकती। तुम अपने घर भी आज नहीं जाओगी। अपने घर भी तुम कल सुबह पहुंचोगी, और अब तुम्हारा घर वो नहीं जो पहले था, रुद्रम ने कहा। तो अनाया उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्रम ने एक बार फिर से अपने घड़ी की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ 9 बजने में 15 मिनट रह चुके थे। अनाया हैरानी से बोली, मिस्टर रुद्रम, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? पूछते वक्त उसके होंठ कांप रहे थे। उसे डर लगने लगा था। उसके कांपते हुए होठों पर रुद्रम की नजर पड़ी तो उसके खुद के होंठ सूखने लगे। उसने बड़ी ही गहरी नजर अनाया के होठों पर डाली तो अनाया ने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। रुद्रम मुस्कुराया और बोला, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला लिटिल गर्ल। अभी तो शादी का वक्त है। जैसे ही उसने कहा, अनाया की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो उससे कुछ पूछती उससे पहले ही रुद्रम ने नीचे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। डर की वजह से अनाया के हाथ रुद्रम के कंधे पर आ गए, लेकिन जल्दी ही उसने अपने हाथ हटाए और बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर रुद्रम, मैं खुद चली जाऊंगी। उसके कहने पर रुद्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता हुआ उस रूम से बाहर लेकर आया। जब वो क्लब के बीचों बीच एरिया में आया तो पीहू और अंशु, जो उसे ही ढूंढ रही थी, उनकी नज़र उस पर गई। वो जल्दी से उनकी तरफ आए, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही रुद्रम ने अपने आदमी को इशारा किया और उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए कहा। मिस्टर रुद्रम, प्लीज़ छोड़िए मुझे, अनाया ने एक बार कहा, लेकिन उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रुद्रम उसे लेकर बाहर आया और उसे लगभग जबरदस्ती गाड़ी में डालते हुए खुद भी उसके पास बैठा और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों एक काफ़ी खुली एरिया में थे, जहाँ पर रुद्रम का प्राइवेट जेट उनका इंतजार कर रहा था। दोनों भी गोवा के लिए निकलने वाले थे। रुद्रम गाड़ी से बाहर आया और फिर अनाया का हाथ पकड़कर उसे भी गाड़ी से बाहर निकाला। अपने सामने प्राइवेट जेट और रुद्रम को इस तरह से बर्ताव करते हुए देख अनाया हैरान हो रही थी। वो एक बार फिर से रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रुद्रम, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे घर जाना है। मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कहते हुए उसके चेहरे के भाव थोड़े शॉक्ड हो चुके थे। उसे रुद्रम पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन अभी भी रुद्रम ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे प्राइवेट जेट की तरफ लेकर बढ़ने लगा। तो अनाया ने ज़बरदस्ती उससे अपना हाथ छुड़वाया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं कह रही हूँ ना, आप मुझसे यूँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे घर वापस जाना है। कहते हुए वो पीछे की तरफ घूमी, लेकिन वो अपना कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही रुद्र ने पीछे से उसके सिर को पकड़ा और उसके बालों को हल्का सा अपनी मुट्ठी में भरते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर तुरंत दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही ज़्यादा तुम मेरा गुस्सा देखोगी। उसके मुंह से प्यार शब्द सुनकर ही अनाया के होश उड़ चुके थे। अनाया गुस्से से वहां से जाने लगी, लेकिन वो अपना कदम भी आगे बढ़ाती उससे पहले ही रुद्रम ने पीछे से उसके सिर को पकड़ा और उसके बालों को हल्का सा अपनी मुट्ठी में कस कर भरते हुए चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर
झुककर दांत पीसते हुए बोला, आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना जितना तुमसे प्यार करता हूँ उतना ही ज्यादा तुम मेरा गुस्सा देखोगी। उसके मुंह से प्यार शब्द सुनकर ही अनाया के होश उड़ चुके थे। वो अपने कांपते हुए होठों से बोली, क्या 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 मतलब है आपका? वही जो तुमने सुना। रुद्रम अभी भी दांत पीसते हुए बोला। अनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी रुद्रम के मुंह से अपने लिए लव कन्फेशन सुना है, जो कि इतना ज़्यादा डरावना था। उसने अनाया के बालों को छोड़ा और उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, आज हम दोनों की शादी होने वाली है, सो बी रेडी फॉर द वेडिंग इन एंड वेडिंग नाइट। शादी का जिक्र सुनकर अनाया की हैरानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे कोई शादी नहीं करनी है आपसे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? और आपने अभी जो कहा वो कह दीजिए ना कि झूठ था। आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? आप मुझसे कितने बड़े हैं? उसकी बात सुनकर रुद्रम ने भौहें उचकाते हुए उसे देखा। उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आई। वो एक बार फिर से अनाया को कमर से थाम कर अपने करीब खींचते हुए बोला, हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, तकरीबन 10 साल, इसलिए तो तुम्हें अपनी लिटिल गर्ल कहता हूँ, माई लिटिल सुगर गर्ल। अब उम्र का फासला तो मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन वक्त आ गया है कि बाकी सभी दूरियां मिटा दी जाए। इसलिए आज हम दोनों की शादी है और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। कहते हुए रुद्रम ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसे नीचे की तरफ उसकी गर्दन पर लेकर आया तो अना एकदम से कांप उठी। उसने रुद्रम के हाथों को अपनी कमर से हटाना चाहा, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही थी। रुद्रम की बातें सुनकर अब उसे सिर्फ गुस्सा भी नहीं, चिढ़ भी मच रही थी। वो खींचते हुए रुद्रम की तरफ देखते हुए खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और उसे यूं बच्चे की तरह छटपटाते हुए देख रुद्रम हंसा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम सिर्फ कहने को ही मेरी लिटिल गर्ल नहीं हो, बल्कि सच में ही एक छोटी बच्ची की तरह हो। तुम जानती हो कि मुझसे दूर हो पाना तुम्हारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कितनी कोशिश कर रही हूँ। सॉरी सुगर गर्ल, आई डोंट वांट हर्ट यू, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ। कहते हुए रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्राइवेट जेट की तरफ लेकर बढ़ गया। अनय लगातार उसके सीने पर अपने हाथ चला रही थी और उसे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। उसे रुद्रम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। रुद्रम उसे जेट के अंदर लेकर आया और फिर उसे अपनी गोद में से नीचे उठाकर पीछे सीट की तरफ धक्का दिया तो अनाया सीट पर गिर गई। कुछ पलों बाद जिद स्टार्ट हो चुका था। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, कितने बदल गए रुद्रम आप। मुझे यकीन नहीं होता कि आप वही हैं जो मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देते थे और आज मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। कहते हुए वो रो रही थी। ये सच ही था कि रुद्रम आज तक उसे कोई तकलीफ नहीं होने देता था। जब भी वो किसी मुसीबत में होती थी तो या तो रुद्रम या फिर अतुल उसे अपने आसपास ही मिलते थे और उसे उस मुसीबत से बचा लेते थे। रुद्रम उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर सीट पर उसके ऊपर ही झुका और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे मजबूर कर रही हो सुगल गर्ल। मैं तो प्यार से तुम्हारे साथ पेश आना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो और तुम तो अच्छी तरह से वाकिफ हो ना मेरे गुस्से से। रुद्रम ने कहा तो अनाया के सामने वो सभी पल घूम रहे थे जब उसने रुद्रम को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा था। जब भी कोई अनाया के साथ बदतमीजी करता था तो हमेशा उसके जवाब देने से पहले ही रुद्रम उसे अपने पास दिखाई देता था और उसके बाद रुद्रम का गुस्सा जो सामने वाले की तबाही ला देता था। ये सब सोचते हुए उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ और उसे यूं देखकर रुद्रम के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी। वो प्यार से उसे देखते हुए बोला, अभी भी मैं सब कुछ प्यार से ही करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया सुगल गर्ल। तुम लड़के के करीब जाने का सोच भी कैसे सकती हो? रुद्रम ने कहा तो अनाया को क्लब वाले लड़के की याद आई। वो रुद्रम की तरफ देखकर रोती हुई बोली, मैं नहीं जानती उस लड़के को, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था वहां पर। कहते हुए रुद्रम के चेहरे के भाव एकदम से शॉक्ट हो गए। अनाया उसकी तरफ देखती ही रह गई। रुद्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर अपनी जबड़े कसते हुए बोला, उसने तुम्हें यहाँ पर छुआ था। उसके बाद अपना हाथ को अनाया की गर्दन पर लेकर आया और वहां पर अपनी उंगलियों पर हल्का सा दबाव बनाते हुए बोला, यहाँ पर भी छुआ था। फिर उसने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे थोड़ा जोर से दबाते हुए बोला, यहाँ पर भी छुआ था। कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसे यूं देख कर अब अनाया को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। उसका रोना तेज हो चुका था। उसकी पीठ, गर्दन और कमर
कसने से अनाया को हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो रुद्रम की तरफ देखते हुए बोली, पर आप उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसने मुझे छुआ था, आपको तो कुछ नहीं कहा, वो खींच कर बोली। और उसके यूं बोलने पर अब रुद्रम का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने एक बार फिर से उसके बालों को पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर खुद उसके चेहरे पर अपना चेहरा झुका कर बोला, तुम्हें किसने कहा कि कोई तुम्हें छू लेगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा? तुम सिर्फ तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर मैं हूँ, तुम मेरी हो। और छूना तो दूर, अगर कोई तुम्हें नजरें उठा कर देखेगा भी ना, तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। अनाया को तो हर पल एक झटका मिल रहा था। आज वो जिस रुद्रम को देख रही थी, आज से पहले वो कभी इस रुद्रम से रूबरू नहीं हुई थी। उसे सब कुछ एक छलावा लग रहा था। रुद्रम का उसे प्यार से पेश आना, उसकी इतनी हेल्प करना, उसे सब कुछ झूठ लग रहा था। रुद्रम पर ना सिर्फ उसे गुस्सा आ रहा था, बल्कि उसे नफरत भी हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद दोनों गोवा पहुंच गए तो रुद्रम ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे जेट से बाहर की तरफ लेकर आया। उसने उसका हाथ पकड़ने से भी अनाया को नफरत हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। रुद्रम का हाथ पकड़ना भी उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। रुद्रम उसे लेकर बाहर आया और फिर दोनों एक गाड़ी में बैठकर उनकी वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। कुछ ही देर बाद दोनों एक रिजॉर्ट में थे। उस रिजॉर्ट में तैयारियां और सजा हुआ मंडप देखकर अनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रुद्रम उसे लेकर वहां पर नहीं रुका, बल्कि दोनों अंदर आए और फिर रुद्रम उसे एक कमरे में लेकर आया जहां पर दो लड़कियां मौजूद थी। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, आधा घंटा है तुम दोनों के पास। मुझे मेरी ब्राइड एकदम परफेक्ट लुक में चाहिए। डिड यू गेट दैट? वो एकदम कड़क आवाज में बोला। तो उन दोनों लड़कियों ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया, जबकि अनाया बस अपनी जगह पर शून्य खड़ी रह गई। उन लड़कियों के हाँ में सिर हिलाने पर रुद्रम ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा और फिर एक नज़र अनाया को देखकर वहां से बाहर आ गया। अनाया ने उन लड़कियों की तरफ देखा और उनके साथ ही रखे सामान की तरफ भी। वहां पर सब सभ्य साची ब्रांड का एक बॉक्स पड़ा था, जो कि ब्राइडल लहंगों के लिए इस्तेमाल होता था। उसे देखकर अनाया को याद आया कि रुद्रम के पूछने पर उसने अपना फेवरेट लहंगा सभ्य साची के डिजाइनर लहंगे को ही बताया था। बाहर आते वक्त उसे पता चल चुका था कि वो दोनों गोवा के टॉप रिजॉर्ट में हैं, जिसका मतलब यही था कि अनाया के बताने पर ही उसकी फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन गोवा है। रुद्रम ने ये रिजॉर्ट बुक किया था। इन सब को देखकर अब उसे अपनी पसंद से ही नफरत हो रही थी। वो लड़कियां उसकी तरफ बढ़ी और उसे देखते हुए बोली, प्लीज़ मैम हमारे साथ आइए, हमें आपको तैयार करना है। अनाया उन दोनों को घूर कर देखते हुए बोली, दूर रहना तुम मुझसे। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। रुद्रम कुछ ही दूरी पर था। उसे देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ यूँ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब मुझे समझ में आया कि डैड मुझे किस लिए शादी के लिए मना रहे थे। जरूर तुमने ही उन्हें मजबूर किया होगा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, किसी भी हालत में नहीं। तुम होगे रुद्रम सिंघानिया, लेकिन तुम मुझे अपने सामने नहीं झुका सकते। इतना कहकर वो अपने आसपास की तरफ देखने लगी। वो वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरफ रुद्रम खड़ा था वो उस तरफ तो जा नहीं सकती थी, इसलिए पीछे की तरफ चली गई। वो पूरा रिजॉर्ट रुद्रम ने अपने लिए बुक किया हुआ था, तो स्टाफ के अलावा और वहां पर कोई भी नहीं था। अनाया को कोई भी पहचान नहीं सकता था और ना ही उस पर रोक टोक कर सकता था, इसलिए किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो लगातार चलते हुए काफी दूर आ गई। इस वक्त वो एक गार्डन एरिया में थी और सामने ही उसे रिजॉर्ट का बैक डोर दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे को देखते हुए वो मुस्कुराई और बोली, मैंने तुम पर बहुत यकीन किया था रुद्रम, लेकिन अब समझ में आया कि तुम सिर्फ मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर ही नहीं, इंसान भी बिल्कुल उनके जैसे ही हो, जो सिर्फ अपनी मर्जी करना जानता है। लेकिन ना मैं अपने डैड के सामने झुक सकती हूँ और ना ही तुम्हारे सामने। हम दोनों की शादी तो हरगिज नहीं होगी। ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वो बाहर निकलती उससे पहले ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप कहाँ जा रही हैं? तुमसे मतलब? अनाया उस गार्ड को घूरते हुए बोली। उसे ये नहीं पता था कि वो गार्ड इस रिजॉर्ट का नहीं, बल्कि रुद्रम की सिक्योरिटी टीम में से है। सॉरी मैम, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, उस गार्ड ने दोबारा कहा। अनाया व्यंग से मुस्कुराई और बोली, ऐसे कैसे तुम मुझे बाहर नहीं जाने दोगे? जरा रोक कर तो दिखाओ। इतना कहकर वो एक बार फिर से आगे बढ़ी तो उस गार्ड ने अपना हाथ पकड़ लिया। एक गार्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उस गार्ड की जोरदार चीख निकल गई। वो दर्द से कराह उठा। उसके हाथों से
अनाया का हाथ अपने आप ही छूट चुका था और वो अपने हाथ की तरफ देखने लगा था जिससे बेतहासा खून निकल रहा था। उसके हाथ में गोली लगी थी। अनाया ने सामने की तरफ नजर उठाकर देखा तो रुद्रम खड़ा था जिसके हाथों में एक पिस्टल थी। उसे देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बहुत ही ज्यादा घृणा से उसे देख रही थी। रुद्रम उसके करीब खड़ा और उस गार्ड की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी चीज को हाथ लगाता है। उसके खुद के लिए चीज शब्द का इस्तेमाल करने पर ही अनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे उस गार्ड पर तरस भी आ रहा था जिसे रुद्रम ने गोली मारी थी। वो उसकी तरफ देख कर बोली, तुम कितने घटिया इंसान हो और आज तक मैं तुम्हें कितना अच्छा समझ रही थी। उसके खुद के लिए घटिया शब्द का इस्तेमाल करते देख रुद्रम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो उसके बिल्कुल करीब आया और उसके सर के पीछे से बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बोला, अब चाहे घटिया हूं या जैसा भी हूं, प्यार तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा सुगर गर्ल। प्यार और तुमसे कभी भी नहीं। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मुझसे नफरत मिलेगी। अनाया ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। रुद्रम के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो बिल्कुल उसके होठों के करीब अपने होठ करते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारी नफरत भी चलेगी। प्यार करने के लिए मैं हूं ना। तुम्हारे प्यार की जरूरत ही नहीं है। कहते वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे प्यार शब्द ही उसके लिए मजाक हो। अनाया उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, तुम मेरे साथ क्यों जबरदस्ती नहीं कर सकते? तुम मेरे साथ क्यों जबरदस्ती नहीं कर सकते मिस्टर रुद्रम सिंघानिया? भले ही तुमने मेरे डैड पर अपने एहसान किए होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे एहसानों तले नहीं दबी। अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर रुद्रम के चेहरे पर हंसी तैर रही थी। वो नीचे की तरफ नजरें झुकाकर अनाया के हाथों की तरफ देखने लगा जो उसके सीने पर थे, और अनाया पूरा जोर लगाते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी कर नहीं पा रही थी। उसने अपने दूर से हाथ से उसके हाथों को पकड़ा और बोला, मैं तो जो भी करना चाहता हूँ प्यार से करना चाहता हूँ सुगर गर्ल, लेकिन तुम मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो। बट आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, लेकिन तुम्हें तुम्हें हासिल करने से मतलब है। अब वो ज़बरदस्ती हो या प्यार से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात शादी की, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे मुस्कुरा कर करो या रो कर, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मुझे तुम्हें हासिल करना है और वो मैं करके रहूँगा। उसकी बातें सुनकर अनाया को जितनी बेबसी महसूस हो रही थी, आज तक ऐसी फीलिंग उसे कभी नहीं आई थी। वो लगातार अपने हाथ पैर चलाकर थक गई थी, लेकिन रुद्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब तो रुद्रम ने उसके हाथों को अपने हाथों में इतना ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा।